मैं दावे से बोल सकता हूँ लोग ऑफिस में बैठ के वो काम नहीं करवा पा रहे हैं जो हम उनसे रिमोटली करवा रहे हैं। अभी आपने अपनी कंपनी में मतलब आप पहले इन बिजनेस ही काम कर रहे होंगे, टेकिंग केयर ऑफ माइंड, मैनेजमेंट, सैलरी, ऑपरेशन एंड एवरीथिंग। अभी आपने बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेट कर दी हैं जी। तो क्या क्या चीज़ें हैं जो आपने ऑटोमेट कर दी? तो मेरा मानना है कि अगर आप ऐसे कंपनी में बैठे हो जहाँ पर आप सबसे समझदार हो, आप सबसे टैलेंटेड हो, आप सबसे ज़्यादा पैसा बना रहे हो, कमरा चेंज करो। लीड का फ्लो जैसे हमने इंक्रीज़ कर दिया ना एक ही प्रोडक्ट के लिए, हाई टिकट के लिए, इट विल ब्लो एवरीथिंग। मैं कह रहा हूँ जो हाई टिकट में नहीं है ना, जो लो टिकट में वेबिनार वर्कशॉप, वो पैसा बना ही नहीं सकते, उनके लिए बड़ा मुश्किल है, चैलेंजिंग है ये चीज़ करना। एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आई कि बिजनेस अगर आपका ऑटो पायलट मोड पर नहीं है तो आपका बिजनेस एकदम कोलैप्स हो जाएगा। मैं ना बात कर रहा था ईमान से जी। सो मैंने बोला कि यार कि अगर मैं हाई टिकट बेच रहा हूँ तो दिख नहीं रहा है। उसने मेरे से एक बात बोली कि वी आर ऑल्सो फेसिंग द सेम इशू, लेकिन उसने मेरे से एक चीज़ बताई, प्रॉब्लम तब खत्म होगी व्हेन यू विल गो इंटरनेशनल। जिन लोगों को देखकर मैं आया था इस इंडस्ट्री में, जिनको मैं अपना गुरु आज भी मानता हूँ, मैं बहुत कुछ सीखा है मैंने, लेजेंड थे, आज वो मार्केट से आउट हो गए क्योंकि वो अपग्रेड करने नहीं जा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि जितने भी बिजनेस ओनर्स हैं, फाउंडर्स हैं, आप उनको टीम की एक बार इंपॉर्टेंस बताओ कि टीम बिल्डिंग कैसे ज़रूरी है और वो कैसे हायर करें सही पर्सन को, कितने लोगों को, कैसे कैसे, और अपना बिजनेस चला सकते हैं। रुका हुआ पानी और ठहरे हुआ आदमी दोनों सड़ जाते हैं। कल मैं लोनावला से मुंबई पहुंचा, मुंबई से मैं यहाँ पर आया, 4 दिन में मैंने 85 लाख का रेवेन्यू मतलब बिजनेस जनरेट किया है मैंने। लोग पर्सनल ब्रांड को किस तरीके से देख के चलते हो कि एक तो हो गया लोग बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन पर्सनल ब्रांड क्यों बनाना इंपॉर्टेंट है आपके हिसाब से? 4 डेज के अंदर सिर्फ 85 लाख रुपीस, कैन यू इमेजिन? ये क्या है? सलमान ने, जो कि एक बिजनेस कोच हैं, जब भी मेरे से पहली बार मिले थे ना तो इनका बिजनेस ब्रेक इवन पे था क्योंकि ये वेबिनार और वर्कशॉप कर रहे थे। एंड उसके बाद जब ये सेकेंड टाइम मेरे से मिले तो इन्होंने भाई रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। 3 महीने बाद हमारी ट्रेनिंग करी जब इन्होंने, तो ये 1 करोड़ से ऊपर पहुंच गए। और उसके बाद जब ये तीसरी बार आज मेरे से मिलना है, इन्होंने सिर्फ 4 दिन के अंदर 85 लाख करे। ये आप भी कर सकते हो। कैसे करें जानेंगे इस पॉडकास्ट में। सलमान भाई, वेलकम टू द डीडी शो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ऑडियंस को बता दूं कि आप एक बिजनेस कोच हो। एंड भाई मैं सबसे पहले जानना चाहता हूं आपसे, आप कैसे हो? आपका ट्रैवल कैसे रहा मुंबई से? बहुत अच्छा रहा। परसों ही मैं अपना इवेंट कंप्लीट किया है मैंने, कल आपसे बात हुई, आज मैं आपके सामने हूँ। अमेजिंग अमेजिंग। भाई मैं ना आज आपके बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। हमारा जो रिलेशन है वो 6 महीने पुराना है, और 6 महीने में ही आपने जो तोड़ फोड़ मचाई है, दैट वाज क्रेजी। 4 दिन में 85 लाख के आसपास, 85 लाख, दैट इज इनसेन। और उससे पहले जब मैं आपसे इवेंट में मिला था, आप 1 करोड़ क्रॉस कर चुके थे। राइट। सलमान भाई, फाइनली आप भी 1 करोड़ के ऊपर पहुंच गए हो 90 डेज के अंदर। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा चल रहा है फनल आपका? काफ़ी अच्छा चल रहा है। मजा आ रहा है? टिकट तो बेस्ट, इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। हम ना इसको पूरा बिजनेस के बारे में लेके चलेंगे, और इवन जो लोग सेल्स में सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करता है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। भाई सबसे पहले आई जस्ट वांटेड टू नो कि आप एक बिजनेस कोच कैसे बने, आपकी जर्नी ये कैसे स्टार्ट हुई? मैं इससे पहले प्रोफेसर था, एपटेक में कंप्यूटर कोर्स कोऑर्डिनेटर हेड था। तो अगर मैं बात करूँ 2003 में मैंने बीएससी पास आउट किया, 2001 में मैं फर्स्ट ईयर बीएससी में था, और वो टाइम पे मेरे फादर का डेथ हो जाती है। हमारा कुर्ला में मेडिकल था और मैं जाया करता था सैटरडे संडे, घर में तीसरे नंबर का भाई हूँ मैं, तो मैं जाता था, लेकिन डैडी को हेल्प करने के नाम पे जाता था, लेकिन जाता हेल्प करने के नाम पे नहीं था। डैडी मुझे पॉकेट मनी दिया करते थे एवरी वीकेंड में, और मैं खाने पीने का शौकीन हूँ, तो डैडी बोलते थे जा पैसे ले, कुछ खा ले जाके, तो जाता था। ये सब चलता था इस तरह से। अचानक 9 सितंबर 2001 की बात है, रात में डैडी आते हैं मेडिकल से, सुबह में मम्मी चिल्लाती हैं बेडरूम में से, सलमान सलमान करके। मैं जाके देखता हूँ, अंदर जाता हूँ, मेरे भाई को उठाता हूँ, तो डैडी मम्मी की गोद में लेटे रहते हैं और उनको हार्ट अटैक आ जाता है। मैं नीचे मेरे चाचा रहते हैं, उनको बुला के लाता हूँ, वो भी डॉक्टर हैं, और वहाँ पर एकदम से दिमाग चेंज हो जाता है, क्या होगा। मैं फर्स्ट ईयर बीएससी में था, मेरा बड़ा भाई थर्ड ईयर बीएससी में था, और बड़ा भाई जस्ट सिंगापुर में सेटल ही हुआ था उस टाइम पे, इंजीनियरिंग कंप्लीट करके अपना। और तब मेरे दिमाग में थोड़ा आया कि अब खालिद क्या करेगा, खालिद मेरा बीच वाला भाई, ये थर्ड ईयर बीएससी कंप्लीट करेगा, ये मेडिकल संभालेगा, अर्निंग कैसे चलेगी हमारी। डैडी के जाने के बाद चैलेंजेस आए, मैंने कभी भाइयों के आगे हाथ नहीं फैलाया पैसे के लिए, और फादर बिना मांगे दे देते थे, अब क्या करूँ क्या नहीं करूँ।
तो मैं बीएससी कर रहा था, बहुत स्ट्रगल कर रहा था। मेरे दोस्तों ने कहा सलमान तूने काफ़ी सारे कोर्सेज किए हैं, C++ और ये सब सीखा है कंप्यूटर का, तो क्यों ना एपटेक वगैरह में इंटरव्यू देख। तो मैंने इंटरव्यू दिया एपटेक में, बीएससी हुआ, बीएससी के बाद मैं मास्टर डिग्री के लिए गया और एपटेक में इंटरव्यू दिया। वहाँ पे मेरा उसने बताया मैनेजर ने कि सलमान हम आपको दिन का 60 रुपये देंगे, मतलब महीने का 1800 रुपये। अगर आपको ये सारे लैंग्वेज आता है, C++, .NET, जावा ये सब आता है तो SQL वगैरह आ जाइए। 60 रुपये दिन का, मतलब महीने का 1800 रुपये से जर्नी शुरू हुई। महीना जैसे ही कंप्लीट हुआ उसने मुझे 2000 रुपये दिए और मैं 4 घंटे के लिए जाता था। यहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। अच्छा। पार्ट टाइम में। और मैंने इतना काम किया वहाँ पर, इतना काम किया पार्ट टाइम होने के बाद 6 महीने के बाद आई वॉज प्रमोटेड एज कोर्स कोऑर्डिनेटर फॉर एपटेक कंप्यूटर एजुकेशन। और काफ़ी सारे सारे फैकल्टी मेरे अंडर में काम कर रहे थे और मैं हाईएस्ट अर्न कर रहा था वहाँ से जर्नी शुरू हुई। फिर मैंने मास्टर डिग्री कंप्लीट की, जॉब लगी मेरी, फिर वहाँ से मैंने खुद का बिजनेस शुरू हुआ, बिजनेस कोलैप्स हुआ। फिर मैं मुंबई, बिजनेस था? मैंने कोचिंग बिजनेस शुरू किया। अच्छा, कोचिंग बिजनेस शुरू किया। जो मैंने एपटेक में सीखा था मैंने वही इंस्टीट्यूट चालू कर दिया। ठीक है, कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। अब यहाँ पर हमने देखा कि क्लास चल रहा है लेकिन बच्चे कम आ रहे हैं, तो बच्चे कहाँ से लाएंगे, क्या करें, कैसे करें। तो दिमाग में थॉट आया एक प्रोफेसर बन जाए या कुछ। तो अचानक टाइम्स ऑफ इंडिया में एक ऐड दिखा, मुंबई यूनिवर्सिटी में फैकल्टी की रिक्वायरमेंट है, प्रोफेसर की रिक्वायरमेंट है। और ये ABC कॉलेज, एक XYZ कॉलेज था वहाँ पर इंटरव्यू है, मुंबई यूनिवर्सिटी की पैनल आ रहा है पूरा। मैं इंटरव्यू देने चला गया। मेरे दिमाग में थॉट था कि अगर ये प्रोफेसर की जॉब मिल जाती है तो जो बच्चों का फ्लो बढ़ जाएगा। मुंबई में 10 इंस्टीट्यूट चल रहे हैं और एक इंस्टीट्यूट चल रही है मुंबई यूनिवर्सिटी प्रोफेसर की, तो ऑटोमेटिक मेरे कन्वर्जन बढ़ जाएगा वहाँ पर। इंटरव्यू दिया, सिलेक्शन हो गया, फिर मुझे कॉलेज में भेजा गया, प्रिंसिपल से बात हुई, एज ए प्रोफेसर गया मैंने उनको कहा मैं आपको बता दूं मैं जॉब करूंगा लेकिन मेरा एक इंस्टीट्यूट चलता है और वहाँ पर हो सकता है BSc IT कंप्यूटर साइंस के बच्चे मेरे इधर भी आए हैं। तो मैं पहले ही बता देता हूँ, उनको अच्छा लगा। बोले सलमान आपने बताया, मैं अच्छा लगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे तो कहीं ना कहीं जाएंगे वैसे भी, बस आप हमारे कॉलेज की ये चीज़ों को फॉलो करना है, इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। मतलब ठीक है। वहाँ पर मैंने इतना काम किया उस कॉलेज में और मेरे पास बच्चे आने लगे, इंस्टीट्यूट चलने लगा और अच्छा चलने लगा। आई वॉज प्रमोटेड एज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट HOD फॉर BSc IT अगले ही साल। और आपका इंस्टीट्यूट कैसे चल रहा था? मेरा इंस्टीट्यूट और ज़बरदस्त चलने लगा। वाह। और ज़बरदस्त चलने लगा, मतलब बच्चों का फ्लो बढ़ गया, ज़बरदस्त नंबर बढ़ने लगे, लाइन लगती थी मेरे पास। क्योंकि अब ये 10 क्लास में ये पहला इंस्टीट्यूट था जो मुंबई यूनिवर्सिटी HOD के जो कॉलेज में जा रहे हैं उनके HOD का इंस्टीट्यूट है। 2010 में एक और डिपार्टमेंट मेरे अंडर में आता है कंप्यूटर साइंस, 2 डिपार्टमेंट को मैं लीड कर रहा था। उसी बीच में हम अट्रैक्ट होते हैं अपोजिट जेंडर की तरफ। अच्छा। तो मेरा एक लड़की से रिलेशन हुआ, मेरे साथ में काम करती थी और वो अलग सेक्ट की थी, मैं अलग सेक्ट का, मुस्लिम ही थी, लेकिन हमारे में सुन्नी और शिया करके होता है। मैं सुन्नी कम्युनिटी से आता हूँ, शिया से, और हमने डिसाइड किया शादी करने का। फ्रेंड्स से लेके सब ने मना किया, ये शादी सक्सेस नहीं होगी, इन लोगों का मिलन नहीं होता है इस कम्युनिटीज़ का, नहीं करो। अच्छा। मेरे फैमिली ने सब ने मना किया। 2 बड़े भाई बैठे हैं, उनकी शादी नहीं हुई है, और मैंने डिसीजन लिया, घर वालों को कन्विंस किया। 21-22 नवंबर को मेरी शादी हुई 2011 में, और जैसा दुनिया ने कहा था 4 महीने में मेरी शादी खत्म हो गई। 3 से 4 महीने में डिवोर्स हो गया। और वहाँ से जब आप साइकोलॉजिकल प्रेशर में आते हैं तो उसका असर आपके बिजनेस पे भी पड़ता है, पर्सनल लाइफ पे पड़ता है। एक पर्सनल क्वेश्चन पूछ सकता हूँ इफ यू डोंट माइंड? जी। वो शादी क्यों खत्म हुई? वो शादी खत्म हुई कि वैल्यूज हमारी मैच नहीं हो रही थी, बहुत सारी चीज़ें थी हमारी वहाँ पर। अच्छा। हम अट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन बाद में मेरे जब रियल लाइफ में आते हैं तो पता चलता है। तो मैं खुद को रिस्पॉन्सिबल मानूंगा उसके लिए। हम कभी सामने वालों को ब्लेम नहीं करना, हर चीज़ के लिए हम ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो शादी चली नहीं और चीज़ें नहीं जम रही तो हट जाना चाहिए वहाँ से। आज वो सेटल अपनी लाइफ में अच्छी जगह पर, और कुछ ही टाइम के उसकी शादी हुई, बाद में फिर मेरा भी आगे शादी हुई। लेकिन वो टाइम पे मेरा बिजनेस कोलैप्स हो गया। जिन लोगों से मैं पैसे ले रहा था उनको मैं पढ़ा नहीं पा रहा था, मतलब मैं प्रेशर में था, क्योंकि बहुत सारा मेंटल प्रेशर, फाइनेंशियल प्रेशर, आपको बहुत सारी चीज़ें सेटल करना पड़ती हैं, बहुत सारा प्रेशर पड़ता है फाइनेंस से लेकर हर एक चीज़ का। तो एकदम से खाली होता है तो माइंड में डिप्रेशन आता है ना, एक जगह बंद हो गई आपकी, किससे बात नहीं कर रहे हैं, ये नहीं हो रहा है। तो मैं हाईवे पे जाकर रोया करता था। मेरी पर्सनैलिटी इंट्रोवर्ट है। जिन लोगों से बैच लेता था वो टाइम पे बैच लेने जाता नहीं था। मेरा भाई मुझे खालिद बोलता था तूने पैसे लिए पढ़ा तो सही, मतलब पैसे रिटर्न कर तो नहीं पढ़ाना है। वहाँ पर मेरा बिजनेस पूरा कोलैप्स हो गया। मेरे फादर का बिजनेस मेडिकल था, जब उनके जाने का तो वो 1 साल में मेरे भाई ने कोशिश किया, वो बिजनेस कोलैप्स हो गया। एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आई कि बिजनेस अगर आपका ऑटो पायलट मोड पर नहीं है तो आपका बिजनेस एक दिन कोलैप्स हो जाएगा। मेरे फादर दुनिया से गए, बिजनेस कोलैप्स हुआ। मैं दुनिया में था लेकिन मेरे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आई और मैं बिजनेस पर फोकस नहीं कर पा रहा था, पूरा मुझ पर डिपेंडेंट था, मैं ही पढ़ाया करता था, वो बिजनेस कोलैप्स हो गया। यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे, काम चल रहा था, सब कुछ चल रहा था।
तब मैंने अपनी इनबॉर्न टैलेंट को डिस्कवर किया कि मेरा इनबॉर्न टैलेंट क्या है। तो मेरे साथ जो प्रोफेसर जो पढ़ाते थे, पैनल था मेरे साथ, जो टीम थी, जो फ्रेंड्स थे मेरे, उनको मैंने कहा कि मुझे लिख के दो मेरे अंदर क्या चीज़ है जो सबसे अलग करती है सलमान के अंदर, ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ है, प्लस मैंने जो भी है लिख के दो मुझे। बोले बताते कि बताओ मत, लिख के दो, क्योंकि जब आदमी लिखता है तो सोचता है। तो ऐसी 5 अलग अलग कम्युनिटी बनाई मैंने। एक तो मेरे कॉलेज के प्रोफेसर हो गए, बाद में एपटेक के कुछ कलीग्स थे मेरे, उनसे मैंने बोला, मेरे एरिया के लोगों से बोला, दोस्तों से बोला, कॉलेज फ्रेंड से बोला, और डेटा जमा किया, घर के लोगों से पूछा। डेटा में बहुत सारी चीज़ें निकल गई अलग अलग पेपर लेटर्स में। उसमें मैंने कॉमन चीज़ पकड़ी। कॉमन चीज़ थी कि सलमान तेरा कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग है, तू जब भी बात करता है लोगों को इन्फ्लुएंस करता है। और ये चीज़ मुझे समझ में आ गई, मतलब इसीलिए मैं एपटेक में कोर्स कोऑर्डिनेटर था। जब प्रोफेसर की जॉब पे था तो वहाँ पे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बना मैं वहाँ पर। तो ये क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन में कुछ करना चाहिए। कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसमें और जानने के लिए किसी ने मुझे भाई ने मेरे सजेस्ट किया, बड़े भाई ने, कि सलमान पर्सनालिटी डेवलपमेंट वगैरह क्लासेस देख, मुंबई में जा, अंधेरी में। मैं गया वहाँ पर, मैं अंधेरी में पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास के लिए गया। एक इंट्रो प्रोग्राम था, नॉर्मल चल रहा था। वहाँ पर एक लड़की बैठी थी, बोली ये तो कुछ भी इतना अच्छा नहीं था, खास नहीं था, इससे अच्छा तो लैंडमार्क फोरम होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। मतलब वो कहाँ होता है? बोले वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन होता है। बोली मुझे पता नहीं, मैं बताऊंगी आपको। और वो टाइम पे हम लोग मोबाइल वगैरह नहीं रखते थे उस ज़माने, मतलब उस तरह से चीज़ें नहीं होती थी, इतना कॉमन चीज़ें नहीं थी हर एक के पास हो। बोले लैंडमार्क फोरम करके है कुछ, नंबर, बोले नंबर मुझे याद नहीं है, भैया से पूछूंगी। मैं प्यासा था, मुझे इस इंडस्ट्री में उतरना था। मैं घर पे इंटरनेट पे गूगल में सर्च किया लैंडमार्क फोरम का नंबर और एड्रेस वगैरह, दादर का सेंटर मालूम पड़ा, कॉल किया, उन्होंने बताया एक फ्री सेशन हो रहा है, कम्युनिटी सेशन, कलवा करके एरिया वहाँ पर, और वहाँ पे चले जाओ। मतलब फीस कितने? बोले पहले फ्री अटेंड करें। मतलब मैं ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ, आ गया, मुझे बताओ फीस कितना है। बोले 10,000 लेके जाओ। मैं गया, 2 लड़के ले रहे थे, मुझसे कम उम्र के लड़के प्रेजेंटेशन दे रहे थे। मैंने पे किया उनको, ज्वाइन किया, और फिर सशमीरा कॉलेज में सेशन अटेंड करने गया। कोच सामने से आता है, 400 लोग कुर्सी पे बैठे हुए थे, और वहाँ पर मैंने फील किया एक दिन मुझे भी यही करना है। वहाँ से जर्नी शुरू हुई। तो लैंडमार्क से जो कुछ सीखा वो मैंने सिखाना शुरू किया अपने एरिया के लोगों को। NLP सीखा मैंने, NLP सिखाना शुरू किया। फिर मैंने ऐसे अलग अलग कोर्सेज करता गया, सिखाना शुरू किया मैंने। एक प्रोग्राम बनाया हमने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का, सिखाना शुरू किया, जिसमें हाउस वाइफ, बच्चे, बिजनेस वाले, जॉब वाले सब आते थे। कुछ डिफाइन नहीं था, निश वगैरह कुछ नहीं पता था। धीरे धीरे जब इसमें प्रोग्रेस करते गए, नॉलेज बढ़ते गए, तो समझ में आया कि हर एक के साथ ना एक इमेज लगी होती है अगर आपको टॉप पे जाना है। बॉलीवुड में अगर हम दिलीप कुमार को लेजेंड मानते हैं तो दिलीप कुमार को बोला जाता है ट्रेजेडी किंग। ट्रेजेडी रोल किया उन्होंने, उसमें जाना जाता है। अगर हम जुबली एक्टर राजेंद्र कुमार को बोलते हैं, जिनकी हर पिक्चर सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली होती थी, वो किंग ऑफ रोमांस थे, तो रोमांस के लिए जाना जाता है। अगर हम अमिताभ की बात करें तो किंग ऑफ एंग्री यंग मैन के नाम पे जाना जाता है। शाहरुख खान किंग ऑफ रोमांस, बाद में सलमान खान को दबंग के नाम से जाना जाता है। तो एज ए ट्रेनिंग इंडस्ट्री में सलमान की अगर इमेज आएगी तो उसको क्या जाने, बच्चे भी आ रहे हैं, हाउस वाइफ है, तो अपनी एक पहचान बनानी पड़ेगी। और वहां से फिर पता चला यार बिजनेस कोच में आना है, बिजनेस कोचिंग में आना है। वहां से नहीं पता चला अब बिजनेस के अलावा दूसरा काम करना नहीं, बिजनेस कोचिंग के अलावा NLP को आएगा नहीं सिखाना है, पर्सनल डेवलपमेंट में काम नहीं करना है, हाउस वाइफ के साथ काम नहीं करना है, बच्चों को काउंसलिंग करना है, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस में काम करना है। तो वहां से फिर बिजनेस कोच बने, और करते 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 आज आपके सामने बैठे हैं। 12 साल होने आ रहे हैं इस इंडस्ट्री में। वाह, बहुत ही गजब की कहानी है आपकी, मज़ा आ गया सुन के भाई। एक और क्वेश्चन पूछना आपसे कि सबसे मुश्किल क्या था बिजनेस में जो गेन करना था, वो बहुत ही मुश्किल रहा, वो क्या था? सबसे मुश्किल था कैश फ्लो जनरेट करना। नॉर्मली जब हम प्रोडक्ट बनाते हैं, देखते हैं, जब जैसे सशमीर ने देखा 400 लोग आ गए, वो 400 लोग लाना कैसे है, उनसे पैसे कैसे निकालना है, वो बड़ा चैलेंज था। वहाँ पर बहुत स्ट्रगल। हम क्या करते हैं, किसी को देख के आए थे, हमको लगता है जैसे ही मैं प्रोडक्ट लेकर आऊँगा, ये प्रोडक्ट तो चलने ही वाला है, मेरा प्रोडक्ट तो बहुत बढ़िया है, चलेगा ही चलेगा, हर आदमी खरीद लेगा। और जब हम मार्केट में उतरते हैं, हमें चप्पलें घिसना पड़ती हैं और कोई खरीदार नहीं मिलता है। तारीफ करने वाला बहुत मिलेंगे, पैसे देने वाले नहीं मिलते हैं। वहाँ पर स्ट्रगल हुआ। तो वहाँ पर हमने बहुत सारी R&D की, बहुत सारी चीज़ें पे काम किया। आज पता चल गया बेचना कैसे है, किसको किस तरह से। वो ट्रस्ट फैक्टर भी बहुत ज़्यादा, ट्रस्ट फैक्टर हो गया। आपके हिसाब से ट्रस्ट क्या है और कितना इंपॉर्टेंट है? ट्रस्ट ही मेजर फैक्टर है, अदरवाइज सेल्स नहीं होगा आपका। मैं हमेशा कहता हूँ कुछ अगर हमें किसी डील को क्लोज करना है तो उसमें एक फॉर्मूला आता है। सबसे पहले आता है M, जिस बंदे के साथ मैं बैठा हूँ उसके पास पैसा है कि नहीं। M मतलब मनी, मनी होना बहुत ज़रूरी है। अगर उसके पास पैसा है तो आप उसको अपना प्रोडक्ट बेच सकते हो, लेकिन खाली मनी पे काम चलेगा नहीं। मनी के बाद आपको देखना है क्या वो डिसीजन मेकर है, क्या वो अथॉरिटी है उसके पास।
अगर उसके पास ऑथोरिटी है तो आप उसको बेच सकते हो। आज मुझे कोई चीज़ लेना है और मेरी वाइफ मुझे पीछे से पुश करती है, नहीं मत लो, लेकिन ऑथोरिटी मेरे हाथ में, डिसीजन मेकर मैं हूँ, तो वो मुझे रोक चाहकर भी नहीं रोक पाएगी, मैं फट से ले लेता हूँ डिसीजन। लेकिन कुछ लोग होते हैं वाइफ के बिना डिसीजन नहीं लेते हैं। आप कितना भी प्रेशर मार दो उनको, कितना भी एफर्ट लगा लो, माल नहीं बिकेगा। तो आपको आइडेंटिफाई करना है हु इज द ऑथोरिटी, डिसीजन मेकर कौन है। तो आपको उनकी वाइफ मैडम के साथ बैठना पड़ेगा। कुछ इंडिपेंडेंट डिसीजन लेते हैं, कुछ भाई से पूछ के लेते हैं, कुछ पप्पा से पूछ के लेते हैं। तो हु इज द ऑथोरिटी, मनी आ गया, ऑथोरिटी आ गया। थर्ड चीज आती है नीड। क्या उस व्यक्ति को आपके प्रोडक्ट की नीड है कि नहीं है। हम पीछे पुश करे पड़े, लेकिन उसको जरूरत ही नहीं है। आज हम बात करते हैं, कंपनीज वगैरह में जाते हैं कि आपके कैश फ्लो को बढ़ाएंगे। हमसे जुड़ के ये गारंटी है आपके बिजनेस में 20 से 200% ग्रोथ आना ही आना है। हमने ऐसे बिजनेस के साथ काम किया जिनका 1 CR का टर्नओवर था, उनका 6 CR पे आ गया। जिनका 45 लाख था, 5 CR पे आ गया। एक ऐसी कंपनी के साथ हमने काम किया जो ऑलरेडी 500 CR पे है। एक ऐसी कंपनी के साथ हमने काम किया जो इंडिया के बहुत बड़े ब्रांड हैं, उनके नाम नहीं ले सकता मैं, उनके आउटलेट्स वगैरह आप देखते हो, एयरपोर्ट्स वगैरह पे भी है, FMCG में है, बहुत बड़ा ब्रांड है, इनके साथ हमने काम किया है। इनको हम ट्रिगर टर्नओवर के नाम पे ट्रिगर कर ही नहीं सकते, उसकी नीड नहीं है उनको। करेक्ट, राइट। तो हमें नीड आइडेंटिफाई करना है, कौन सी नीड है, नीड के ऊपर बात करना पड़ेगी। वहां जो चैलेंजेस थे टीम के चैलेंजेस थे, डिस्ट्रीब्यूटरशिप में चैलेंजेस थे, मार्केट में नए नए प्लेयर आ गए थे, बालाजी जैसे प्लेयर आ गए थे और इनके प्रोडक्ट बिकने लगे। तो हम जो मार्केट में हमने जो एक पायनियर बने हुए हैं, मार्केट से हम आउट हो जाएंगे, प्राइस की वजह से लोग बेच नहीं पा रहे हैं। तो सलमान भाई, इसके लिए हमें डिस्ट्रीब्यूटर को ट्रेनिंग रखना है। एक बड़ा प्रोग्राम किया था उन्होंने सारा में, मुंबई में, और बहुत सारे पूरे इंडिया के डिस्ट्रीब्यूटर्स को बुलाए थे, वहाँ पे हमने सेशन कंडक्ट किया था। तो हमने वहाँ पे प्राइस पे बात नहीं की थी, हमने वहाँ पर उनकी नीड पे बात की। तो नीड आइडेंटिफाई करना है, कौन सी नीड पे जाएगा अपने को। बेचने के लिए नीड लगेगी आपको। मनी आ गया, ऑथोरिटी का नीड आ गया, नीड के बाद भी प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। मनी, ऑथोरिटी, नीड। उसके बाद आता है अर्जेंसी, डिसीजन ऑन द स्पॉट। राइट नाउ सलमान भाई, बात आप सही कर रहे हैं, लेकिन एक काम करते हैं, अभी हमारा यूरोप का टूर है, वो करके आ जाते हैं। पहले हम लोग क्या मीटिंग होने वाली, वो करना है। राइट नाउ डील क्लोज करनी है, टूर करो, डील अभी क्लोज करनी है अपने को। अर्जेंसी क्रिएट करना है। वाई यूरोप टूर से पहले अभी क्यों क्लोज करना है, तो वहां पर आपको अर्जेंसी क्रिएट करना पड़ेगी। अर्जेंसी हो गई, नेक्स्ट आता है ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा, आपको कनेक्शन बिल्ड करना पड़ेंगे। तो ये MANUT फॉर्मूला अगर हम फॉलो करेंगे तो हमारी सेल्स आसान हो जाएगी। ये प्रिंसिपल्स हैं जो लोगों को नहीं पता है। मैं ना भाई एक चीज़ पढ़ रहा था अभी जी, आपको पता है कि हमारा 1.5 का एक है और एक 10 का हमने बनाया है। तो हुआ क्या कि मैं ना एक मास्टरमाइंड जो ज्वाइन किया, अभी मैंने आपको बताया, वो जो 1.5 लाख का प्रोडक्ट अगर आप उसको बेच रहे हो, 10 को आप उस तरीके से बिल्कुल भी नहीं बेच सकते। सपोज कीजिए सेल्स कॉल पे कोई इंसान गया एंड मैंने उसको बताया कि 7 पॉइंट ये है, और उसने डिसीजन नहीं बनाया तो वो डिसीजन बाद में नहीं होगा। अगर वो कहता है कि आप मेरे से फॉलोअप कर लेना कल, तो जो आज मैंने उसे 7 पॉइंट बताए हैं तो वो कल 5 बताएगा, या उसी दिन भी पूछ लोगे तो भी 5 बताएगा। लेकिन वो आता है आई विल गेट बैक टू यू, और एक हफ्ते बाद आता है और फिर ये बोलेगा कि आप पॉइंट बताओ मुझे, तो वो 2 बता पाएगा। तो इट मीन्स वो कन्वर्जन होना ही नहीं है। जो पहली बार में डील क्लोज हो गई वो हो गई, अदरवाइज नहीं होगी। ये चीज़ ने मेरी सेल्स की ना फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा इंक्रीज कर दी कि तभी भी मैं सेल्स कॉल पे जाता हूँ, मैं उनसे क्लियरली पूछ लेता हूँ विल यू मेक अ डिसीजन। अगर वो मना कर देता हम कॉल एंड कर देता। मैंने कहा जब आपका डिसीजन मेकिंग मोड में होगा देन वी विल कंटिन्यू। एंड भाई सबसे बड़ा जो चैलेंज था ना मेरी लाइफ में, जो सबसे बड़ा चैलेंज आया था वो आया था टीम बिल्डिंग को लेके। कहीं ना कहीं वो हर एंटरप्रेन्योर की लाइफ में आता है, जब इतनी टक्करें खाते हैं तो सीख जाता है। मैं चाहता हूँ कि जितने भी बिजनेस ओनर्स हैं, फाउंडर्स हैं, आप उनको टीम की एक बार इंपॉर्टेंस बताओ कि टीम बिल्डिंग कैसे ज़रूरी है और वो कैसे हायर करें सही पर्सन को, कितने लोगों को, कैसे कैसे, और अपना बिजनेस चला सकता है। राइट। सो बिजनेस में जो मेजर एलिमेंट लगते हैं ना हमारे को, वो आते हैं हमारे जो फंक्शन एरिया है, जो आता है पहले सेल्स आता है, मार्केटिंग आता है, ऑपरेशन आता है, अकाउंट आता है, HR आता है, R&D आता है। 6 एरिया है हमारे। सबसे पहले जो हमें काम करना है वो करना है कैश फ्लो पे रोकड़ा। आज हमारे पास पैसा नहीं है तो अभी हमें R&D पे फोकस नहीं करना है, हमें अकाउंट पे फोकस नहीं करना है। हम आउटसोर्स कर सकते हैं, इतना ट्रांजेक्शन नहीं है, कम पैसे में हमें किसी से बात करेंगे मिल जाएगा। हमारे को अकाउंट पे फोकस नहीं करना है, राइट। HR पे भी हमें फोकस नहीं करना है। हमें जो फोकस करना है सबसे पहले पैसा बनाने पे फोकस करना है, और वो आएगा सेल्स एंड मार्केटिंग। ये 2 एरिया पे हमें पहले फोकस करना है। तो सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए एक बंदा हमें रखना पड़ेगा, एक बंदा उसको वैल्यू पे करना पड़ेगा। ये 3 एरिया पे हमें फोकस करना पड़ेगा। दूसरा जो चैलेंज आता है टीम बिल्डिंग के सामने, जो लोगों के सामने चैलेंज आता है, यहां पर क्या होता है, बिजनेस ओनर का फोकस होता है अपने ऊपर होता है, ओनरशिप पे होता है या प्रॉफिट पे होता है। वहां पर फोकस होता है कि मेरा पैसा, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला,
मैं एसी में बैठूं, बाहर मेरे जो बंदे हैं, पंखा चल रहा है, एसी छोड़ो, पंखा चल रहा है नहीं चल रहा, उससे परवाह ही नहीं है। जो कुर्सी पे बैठे हैं वो कुर्सी कंफर्टेबल है कि नहीं वो भी देखो। मैं एक बार मेरे ऑफिस में गया था और चेयर देखी मैंने, वो बराबर नहीं लगी मुझे, मैं बैठ गया, मैं जाते ही नहीं, मैं तो जाते ही नहीं, एक दिन बैठा मैं चेयर पे और मुझे बहुत अनकंफर्ट फील हुआ। मैं यार ये लड़की अपनी 8 घंटे कैसे बैठने की जगह पर। मेरी एग्जीक्यूटिव बोला, मैं ये सारी की चेयर सब चेंज कर, उनको कंफर्ट देना पड़ेगा, राइट। तो आपके बिजनेस में हमेशा मैं बताता हूँ 3 स्टेक होल्डर है, आपका कस्टमर है, आप हैं और आपके टीम मेंबर है। तो टीम मेंबर का विन होना बहुत ज़रूरी है। टीम मेंबर का विन कब होगा? जब उसको प्रॉपर सैलरी मिलेगी। वो दिन रात एक अभी मेरी लड़की को 20,000 रुपये दे रहा हूँ, कल को कोई कॉम्पिटिटर आएगा 50,000 रुपये सैलरी देगा, वो लड़की नहीं रुकेगी मेरे पास। तो मुझे करियर ग्रोथ प्लान बनाना पड़ेगा, कैसे मैं उसको 50,000 से 1 लाख पे लेके जा सकता हूँ। वो हायरार्की डिफाइन करना पड़ेगा। आज वो यहाँ पर है, कल यहाँ आएगी, कल यहाँ आएगी, उसको दिखाना पड़ेगा, उसको गाइड करना पड़ेगा। तो टीम में हमें क्या करना है, उसका पहले तो हमें रोल डिफाइन करना है, रोल किस तरह से, उस सिस्टम को समझना पड़ेगा। कॉम्पिटेंसी पे हमें काम करना पड़ेगा, कैसे हम उसको ग्रो करेंगे, करियर वाइज कैसे ग्रोथ होगा। पैसे के अलावा उसको करियर में ग्रोथ होना चाहिए। आज ये पोजीशन पे, ये पोजीशन पे, फिर ये पोजीशन में, तो उसको लग रहा है मैं इवॉल्व हो रही हूँ, मैं सीख रही हूँ, मेरे को लिए रनिंग बहुत है। एक जगह पे रह के ना आदमी सड़ जाता है। आपने मेरा बैग देखोगे जो मैंने आपको दिया, डायरी दिया, उस पर मैंने लिखा हुआ है, रुका हुआ पानी और ठहरा हुआ आदमी दोनों सड़ जाते हैं। तो मूव होना चाहिए, फ्लो होना चाहिए, बना ये पोजीशन से ये पोजीशन से ये पोजीशन पे, तो उनको मजा आता है। वर्क लाइफ बैलेंस देना पड़ेगा। दूसरा जो है, हमें इंसेंटिव कल्चर बिल्ड करना है। ये इस पे मैं बहुत जोर देता हूं मैं। लो सैलरी एंड हाई इंसेंटिव। इंसेंटिव में लोग ओनरशिप लेते हैं, फिर वो खुद दिमाग लगाते हैं, फिर कई सारी खोपड़ियां लगती है वहां पर बिजनेस को ग्रो करने के लिए। अदरवाइज ओनर ही सोचता है, फिक्स सैलरी में रिसोर्स डैमेज होती है। 1 तारीख को पगार मिलने वाली है, सर पगार नहीं बढ़ा है, पगार नहीं बढ़ा है, कमाने लायक बनाना है उनको। तो ये सारा सिस्टम जब आप बिल्ड करेंगे तो टीम ऑटोमेटिक ग्रो होगी। ये चीज़ मैंने खुद अपने बिजनेस में भी इम्प्लीमेंट करी एंड द ग्रोथ इज़ लाइक एक्सपोनेंशियल। जैसे हमारा यूट्यूब था, हमें 10 साल लग गए, 8 साल लग गए इस पे पहुंचने के लिए 4 लाख पे। फिर हमने ऐसा सिस्टम बना दिया कि वो 4-5 महीने के अंदर 4 लाख और बढ़ गए। जितने पूरे 8 साल में बढ़े थे वो बढ़ गए हमारे बहुत ही जल्दी, क्योंकि हमने एक इंसेंटिव वाला पार्ट रख दिया था। स्पीड से काम हो रहा था, फास्ट काम हो रहा था, डिलीवरी बहुत तेज़ हो रही थी, तो वो होने लगा। अब जैसे सैलरी वाला पार्ट है, एक बिज़नेस ओनर के लिए बहुत टफ होता है, क्योंकि कभी बिज़नेस ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा। तो मैंने भी ना वो इंसेंटिव वाला पार्ट करा। अगर मैं पहले अपने जो भी टीम मेंबर्स होते हैं उनसे पूछता हूँ, भाई तुम्हारा विजन क्या है, तुम क्या सोच के चल रहे हो, मेरे से क्या एक्सपेक्टेशंस है। मैं तुम्हारी तनख्वाह इतनी है, लेकिन लिखो कि मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, कितने दिन में अचीव करोगे, जितना भी तुम कर रहे हो कैसे करोगे। तो एक बंदा आया, मेरी कंपनी में काम करता, बाहर ही बैठा है, सर मुझे बुलेट चाहिए, इतने 6 महीने के अंदर चाहिए। मैंने कहा कितने की? 4 लाख के। ठीक है, आपको उसके लिए इतनी डील क्लोज करनी पड़ेगी, इतना लॉजिकल है। मैंने कहा ये प्रैक्टिकल है या नहीं है? तो उसने कहा सर ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। मैंने कहा 5 महीने कर देते हैं, 4 महीने में नहीं होगी, 5 महीने में होगा। हाँ सर अब लग रहा है हो जाएगा। तो उसको भी पता है कि वो मेहनत करेगा तो उसको वो चीज़ मिल जाएगी। एंड दैट इज़ द बेस्ट पार्ट, क्योंकि अगर हम पैसे बना रहे हैं तो साथ में वो भी पैसा बना रहा है। तो एनी हाउ अब क्या हो गया है कि लोग मुझे आके बता के नहीं ये ऐसा करना है, ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, ऐसे करना है, एंड थिंग्स आर लाइक फकिंग सॉर्टेड। इतना आसान हो गया है। पहले हम ही दिमाग मार रहे थे, सारी चीज़ें कर रहे थे, अब टीम ही आके बता रही है ये चीज़ें करो। दूसरा में एक और चीज़ आती है, इसमें एक कॉन्सेप्ट है, लोगों को हमने इंसेंटिव तो सेट कर दिया, एक कॉन्सेप्ट होता है पीआरई मॉडल, पीपल डेवलपमेंट हमें करना पड़ेगा। जैसे मेरा एक बंदा है अमित करके, एक लेवल पे काम कर रहा है, और वो बंदा है टेलीकॉलिंग पे काम कर रहा है। टेलीकॉलिंग से मुझे इसको सेल्स पे लेके आना है। अब उसको सेल्स नहीं आती है, लेकिन हमारे पास सेल्स कर रहा है यतिन कर रहा है। अगर आपकी टीम में यतिन सेल्स अच्छी कर रहा है, राइट, तो हम उसको बोलेंगे एक टेलीकॉलिंग तो करी तू, साथ में तो सेल्स करना है। सेल्स नहीं आती सर, सेल्स में पीपल में यतिन सिखाएगा तेरे को सेल्स, यतिन से तुझे सेल्स सीखना है, यतिन तेरा मेंटर है। पीपल दे दिया हमने उसको। सेकंड आता है आर में हम रिसोर्स दे सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे कुछ प्रोग्राम सीडी है सेल्स की, सेल्स प्रोसेस सीडी करके मेरे यूट्यूब पे मिल जाएगी, सफल सेल्स प्रोसेस। बोलते हो ABC ये तीनों सीडी देखना है, ये रिसोर्स को फॉलो करो, इससे तुम्हारे सेलिंग के स्किल्स क्लियर होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। रिसोर्स दे दिया। ई से आता है एक्सपीरियंस, DIKW प्रोसेस को हमें काम करना है। तो ये प्रोसेस में बंदा अगली पोजीशन के लिए तैयार हो रहा है। टेलीकॉलिंग तो कर ही रहा है, अगली पोजीशन के लिए अपग्रेड कर रहा है। नेक्स्ट ईयर जब वो पहुंचेगा तो उसकी वो पोजीशन जाएगी, उसके डिपार्टमेंट बढ़ेगा, उसका पोजीशन जाएगी, सैलरी बढ़ेगी, इंसेंटिव बढ़ेगा उसका। वाह, बहुत सारे लोगों को टीम बिल्डिंग का ये क्वेश्चन क्लियर होगा। आई वांटेड टू आस्क यू वन मोर क्वेश्चन कि ऐसा कोई केस स्टडी बताओ भाई आपने, जिसको अपने क्लाइंट को देखा हो शुरू से और फिर ग्रो होते होते आपने देखा और उसकी स्टोरी से आप थोड़ा इमोशनल भी होते हो।
ऐसा कोई केस स्टडी है वो आपका? मेरा खुद का एक क्लाइंट है, गारमेंट का, हमने काम किया था उनके साथ में, बहुत सारी केस स्टडी सफल में। और लॉकडाउन के टाइम पे हमने इनके साथ पहले काम किया, तो उन्होंने फिर किसी वजह से हमारा बीच में कंसल्टिंग रुक गया 2 महीने करके, और ये लॉकडाउन से पहले की बात है। फिर मेरे एक और क्लाइंट हैं, रेस्टोरेंट बिजनेस है उनके, काफ़ी सारे बिजनेस है रियल एस्टेट वगैरह के, तो उनकी लड़की की शादी थी, तो क्लाइंट आपको इन्वाइट करते हैं। तो मैं गया था, मेरी एग्जीक्यूटिव, हम लोग गए वहाँ पर, दीपाली मेरी एग्जीक्यूटिव राइट हैंड है वो, तो हम दोनों गए शादी में। फिर हम खाने के लिए गए वहाँ पर, और वो सारे स्टेज पे सारे बड़े बड़े VIP गेस्ट से मिला रहे थे, फोटो निकाल रहे थे। तो ये जो बंदा जिसने हमारी कंसल्टिंग लेके कुछ 1-2 सेशन के बाद बंद कर दिया था, वो सामने खाना खा रहा था, हमने ध्यान नहीं दिया, हम खाना खाने पहुँच गए तो उन्होंने बात की हमसे, हाय हेलो हुआ। अरे बोले सर आप इधर कैसे? तो हमने बताया, उनका नाम लिया, बोले उनके साथ में आया, उन्होंने हमें इन्वाइट किया। बोले उनको कैसे जानते? बोले हमारे क्लाइंट है, वो बिग शॉट ये लेवल का क्लाइंट है, और जिस क्लाइंट ने हमारी कंसल्टिंग बंद की तो वो ये लेवल पे आता है, उसका बिजनेस यहाँ पर आता है। वो इंप्रेस हो गया वहाँ पर कि इनके सच में बड़े बड़े क्लाइंट हैं, ट्रस्ट बिल्ड होती है, आप दिखते हो, विजिबिलिटी बढ़ती है। बातचीत तो ये सब हुआ, बोले कैसे चल रहा है? सब बढ़िया चल रहा है। बातचीत हो गई, सब कुछ नॉर्मल खत्म हो गया, खाना खा के हम निकल गए वहाँ से। नंबर था एक दूसरे के पास में। लॉकडाउन के टाइम पे जब सारे काम क्राइसिस में चल रहे थे, और सितंबर का महीने की बात मुझे याद है, मैं व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया करता था, अपने क्लाइंट की टेस्टिमोनियल वीडियोस वगैरह रखता था। वो वीडियो कंटिन्यूस फॉलो कर रहे थे वो जो क्लाइंट थे। उनका सामने से मैसेज आता है, सलमान भाई बात करनी है। मैंने कॉल किया, सलमान सर मीटिंग रखना, अभी टाइम आ गया, अभी अपने करना पड़ेगा, क्योंकि लॉकडाउन थोड़ा थोड़ा खुल रहा है और टीम में मोटिवेशन बिल्कुल भी नहीं है, बिजनेस एकदम डाउनफॉल में गया। बोला ठीक है, एक बार काम करता हूँ, मेरी एग्जीक्यूटिव को बोलता हूँ, एक बार मीटिंग करते हैं। दीपाली को मैंने मैसेज किया, उसने कॉल किया, मीटिंग फिक्स किया। 2 दिन के बाद हम लोग गए, और वहाँ से फिर हम 3 महीने की कंसल्टिंग हमने 3 लाख रुपए लेकर आए उनके साथ में। बोले सलमान सर, मैं 4 साल के लिए कहा, मतलब इस कंपनी को 6 करोड़ की नीचे आ गई थी, हमको उसको 100 CR पे लेके आना, बड़ा टारगेट बनाओ। मतलब बड़ा नहीं, हमको सिर्फ 3 महीने काम करना है। अरे मैं तो ज़्यादा पैसा दे रहा हूँ। मतलब नहीं, करना ही नहीं है, सिर्फ 90 डेज के लिए पहले देखो, सिस्टम बिल्ड करते हैं हम लोग। मैं तो देने को तैयार हूँ। मेरा नहीं, सिर्फ 90 डेज, हमें आपको बड़ा पैसा नहीं चाहिए, हम पैसे के लिए डेस्परेट नहीं है, हमें पहले सिस्टम सेट करना है, आप देखो पहले ट्रस्ट आ जाए। लास्ट टाइम आपने मना कर दिया था, फिर देखो। बोले ठीक है, 3 लाख लिया, हमने काम किया उनके साथ में। हमने इंसेंटिव कल्चर बिल्ड किया वहाँ पर उस ऑर्गेनाइजेशन में। हमने सेल्समैन को बोला कि जो लोग फिक्स सैलरी ले रहे हैं, अब सैलरी नहीं मिलेगी, तुम्हें 3% कमीशन मिलेगा टूर का, इसमें टूर का भी आ जाएगा, और सब मिला के तुम्हारा इतना पैसा मिलेगा तुम्हारे को। उसमें सब लोग नहीं माने, जो नए सेल्समैन थे वो एग्री हो गए, पुराने लोग नहीं आते, कभी चेंज नहीं होते हैं, वो हाथ खड़ा कर लेते हैं। हमने कहा ठीक है, तुम बताओ, बाकी जो उनको डालते हैं हम लोग। इंसेंटिव कल्चर से ये होगा, सेल्स बहुत तेजी से बूस्ट होने लगी। जो बंदा 1 करोड़ का सेल्स नहीं ला पाता था, वो बंदा सीधा 7.5 करोड़ का सेल्स लाने लगा। 30 करोड़ की जो 7.5 करोड़ का, अरे बाप रे। अब उसको 2% इंसेंटिव मिल रहा है, 1% टूर का मिल रहा है। अब 2% अगर इंसेंटिव मिल रहा है, तो मतलब 15 लाख उसके अकाउंट में आ रहा है। पुराने वाले तो फिर बैठे ही रह गए। तो उसको देखकर पुराने वाले जो थे वो भी अपने आप टर्न अप हो गए। ऑर्गेनाइजेशन में 2 तरह के लोग होते हैं, एक तो नॉन बिलीवर, एक होते बिलीवर। नॉन बिलीवर क्या बोलते हैं? विश्वास नहीं होता, सर बोलते हैं खाली, कुछ होगा नहीं। लेकिन जब उन्होंने देखा रिजल्ट, चीजें काम कर रही है, उन्होंने कहा सर अभी इंसेंटिव पे आना है। पूरी कंपनी इंसेंटिव मोड पे आ गई, सिर्फ 2% कमीशन पे काम कर रहे हैं लोग। धंधा लेके आओ, 2% लेके आओ। अब मैं उनको टारगेट देता था, इस कंपनी को मैं 6 करोड़ के माइनस में थी, इसको हम 30 CR अबाव लेके गए इस कंपनी को विद इन ए ईयर। और यहाँ पर जो लोग थे, ये लोग, मैं बताता टारगेट देखो, ये टेरिटरी है, इसको कन्वर्ट करो, अगर हमने टारगेट ये लिया तो उसको पीस में कन्वर्ट करो, ये करो, यहाँ से इतना बिजनेस आएगा। बोलते सलमान सर आपसे ज़्यादा मैं सीरियस हूँ, एक सेल्समैन बोलता था मेरे को। बोलता सर मेरा घर नहीं है बम्बई में, नालासोपारा में, भाड़े पे रहता हूँ मैं, मेरे को घर लेने का है, मेरे को 2 साल में 20 करोड़ का धंधा करना है। 20 करोड़ का करूँगा, 40 लाख मेरे को मिलेगा। 50 लाख के आसपास घर है, 4 लाख और ऊपर पकड़ता हूँ, 14-15 लाख में बाहर से जुगाड़ कर लूँगा मार्केट से, 50 लाख मेरा घर आ जाएगा। तो मेरे को घर लेना। अब वो अपने घर के लिए, अपने ड्रीम के लिए, अपने इसके लिए काम कर रहे थे। सेल्स का CD दिया, कंटेंट दिया, उस पर उन लोगों ने काम किया। तो इंसेंटिव कल्चर, ये सब प्रोसेस, ये सारी चीज़ें जो है ना बहुत ज़रूरी है। तो बिजनेस में एक कंसल्टेंट का होना बहुत ज़रूरी है। कंसल्टेंट वो एक ही चीज़ हो गया, मेंटर हो गया, कंसल्टेंट हो गया, बिजनेस कोचिंग। ये क्या करता है? बिजनेस ओनर और टीम के बीच का ब्रिज को कवर करता है। क्योंकि आपके एम्प्लॉयज आपको नहीं बताते, आप बता नहीं पाते, आप रिएक्ट कर देते हो, समझ नहीं पाते हो, वो चीज़ों गलत मतलब, वो ब्रिज बिल्ड करता है, वो स्ट्रेटेजी पे काम करेगा, प्रोसेस पे काम करेगा। करेक्ट भाई। ऐसा भी तो आपके साथ बहुत बारी हुआ होगा कि क्लाइंट काफ़ी सारे हैं आपके, बहुत 12 साल आप इस इंडस्ट्री में गुजार चुके हो। ऐसा भी होता होगा कि बहुत सारे कभी क्लाइंट्स को रिजल्ट नहीं मिल रहा और आप भी उससे डिमोटिवेट हो रहे हो, लेकिन आपको अपने आप को मोटिवेट रखना पड़ता, तो उस सिचुएशन में क्या करते हो आप? हमारे प्रोसेस में रिजल्ट मिलता ही मिलता है। ओके। अगर बिजनेस में लंबा ग्रोथ नहीं हुआ
तो व्यक्ति में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं, पर्सनैलिटी में चेंजेस आ जाते हैं। और हमारे इसमें रिजल्ट क्यों मिलता है मैं बताता हूँ। हमारा जो प्रोसेस होता है, हम लोग बिलीव करते हैं आदत, गुरु, संगत, ये 3 चीज़ों बिलीव करते हैं। तो एक तो हैबिट्स उनकी चेंज होती है, दूसरा उनके वो संगत मिलती है। एक कम्युनिटी हमने बनाई जिसको बोलते हैं सफल परिवार, सफल कम्युनिटी। तो यहाँ पर लाइक माइंडेड लोग हैं सब एक दूसरे के, जहाँ पे वीक में हम लोग 3 बार मिलते हैं, ऑनलाइन मिलते हैं, और सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, सब आगे बढ़ते हैं। वीक में 3 बार मिलते हैं ऑनलाइन। हाँ ठीक है। रात को 9 से 10 का टाइम होता है, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। अब यहाँ पर रिजल्ट देखते हैं, हर आदमी एक दूसरे को पुश करता है वहाँ पर आगे बढ़ाने के लिए। नेटवर्किंग होती है, मास्टरमाइंड सेशंस होते हैं वहाँ पर। इसके अलावा मैं क्या करता हूँ, उनको पर्सनलाइज प्लान देता हूँ। मैं उनको जेडी में बना के देता हूँ, एसओपी में बना के देता हूँ, प्रोसेस में सेट करके देता हूँ, सिस्टम में क्या क्या चेंजेस करना है, एक एक चीज़ हम उनको बना के दे देते हैं बिजनेस इन्फॉर्मेशन लेके। अब ये बना के देने के बाद हम क्या करते हैं, एक बंदी अपॉइंट कर देते हैं, बंदा या बंदी अपॉइंट कर देते हैं, पर्सनल असिस्टेंट कोच, वो उनके पीछे लग जाता है एवरी वीक इम्प्लीमेंट कराने के लिए। अब आप आज इम्प्लीमेंट नहीं करो, कल इम्प्लीमेंट नहीं करो, ना चाहकर भी कुछ ना कुछ तो इम्प्लीमेंट करोगे। मैं तो 100% इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, 4% तो इम्प्लीमेंट करोगे। ऐसा तो कोई बंदा होगा नहीं 4% भी इम्प्लीमेंट करता है, अनबिलीवेबल ट्रांसफॉर्मेशन आता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन तो आता ही आता है। कुछ लोग होते शुरू में भाग जाते हैं, फोन नहीं लेते हैं, ये नहीं कर रहे हैं, हम उनके पैसे रिफंड कर देते हैं, हमें नहीं चाहिए पैसा, हम लेते ही नहीं ऐसे लोगों को। बेसिकली जो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा उसको रिजल्ट वैसे भी नहीं मिलेगा, और फिर वो आके ब्लेम भी करना और कम्युनिटी खराब करेगा, कम्युनिटी खराब करता है फिर आके। क्योंकि जो इम्प्लीमेंट नहीं करता ना भाई, उसका ये होता है कि यार मेरे पे तो हो नहीं रहा, चलो मैं अपना पैसा वापस निकालता हूँ। तो फिर वो एक मछली ही पूरी कम्युनिटी को गंदा कर देती है। इतने साल इंडस्ट्री में बिताने के बाद भाई बहुत हिम्मत चाहिए होती है अपने प्राइजेस बढ़ाते जाना। बहुत सारी कंपनीज को मैं ऐसा देखता हूँ, स्टार्टअप्स को, कोचेज, एजेंसी ओनर्स को, उनका प्राइस 10 साल पहले भी वही था और आज भी वही है, और वो स्ट्रगल कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, क्योंकि कॉस्ट पर एक्विजिशन, लीड कॉस्ट, सारी चीज़ें महंगाई बढ़ चुकी हैं, उनके अंदर हिम्मत ही नहीं आ रही है प्राइस बढ़ाने की। राइट, वो प्राइस कैसे बढ़ा है? राइट, मेरे साथ जो मैं जानता हूँ, मैं इंडस्ट्री में एक नाम है मेरा, बहुत सब लोग जानते हैं और बहुत अच्छा नाम है मेरा, बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी के साथ हमने काम किया है, छोटी कंपनी, हर कंपनी के साथ काम किया है। उसके बाद भी हम हर साल कोई ना कोई कोचिंग कंसल्टिंग लेते हैं। अपने ऊपर इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। मैंने देखा है कोचेज वगैरह जो बंद कमरे में रहेंगे लेकिन बाहर निकल के नहीं जाते हैं, निकलते नहीं है। जिन लोगों को देखकर मैं आया था इस इंडस्ट्री में, जिनको मैं अपना गुरु आज भी मानता हूँ, मैं बहुत कुछ सीखा है मैंने, लेजेंड थे, आज वो मार्केट से आउट हो गए क्योंकि वो अपग्रेड करने नहीं जा रहे, क्योंकि धैर्य लड़का है, ये अच्छा कर रहा है, लेकिन हमारा नाम था, हम जाएंगे तो लोगों को लगेगा ये मैं कैसे बैठ गया। ये चीज़ खत्म कर देती है उनको, पता है, ये ईगो खत्म कर देती है। ये चीज़ आपके अंदर इतनी अच्छी है ना भाई, मैं बता नहीं सकता। मैं ऑडियंस को भी बताना चाहूँगा, सलमान भाई और मेरा रिलेशन अभी 6 महीने पुराना है, लेकिन 6 महीने के अंदर जो आपने फोड़ा है, मतलब सलमान भाई हमारे क्लाइंट हैं। एंड भाई जब आप पहली बार हमें मिले थे पहले इवेंट में, आपने बताया था कि कुछ ब्रेक इवन पे चल रहा है वेबिनार वर्कशॉप के थ्रू। राइट। आप खुद बताओ भाई सारी स्टोरी, कैसे मिले हम? मैं स्टार्टिंग से बताओ कि कैसे आपने कहाँ से फाइंड आउट किया, फिर कैसे वो 6 महीने में क्या क्या किया। सो मेरा बिजनेस मॉडल चल रहा था, मैंने लास्ट ईयर 2024 के आखिर के 5-6 महीने में मार्केट में 40-50 लाख बर्न किया अपना मार्केट में, लगाया पैसा मैंने, और रिटर्न अगर मैं देखूँ जो निकला होगा मुझे 25-30 लाख निकला होगा, तो 20-25 लाख मतलब मेरा माइनस हो गया मेरा। और ये मॉडल काम नहीं कर रहा था मेरा, मैं समझ नहीं पा रहा था क्या करूँ, क्या नहीं करूँ, सोल्यूशन नहीं मिला था, और मैं हाई टिकट ढूंढ रहा था, मैं डेस्परेट हो गया। तब आपका मेरे सामने एक मीटिंग आई, मेरे एक लिंक देखा मैंने, उसको ऐड देखा मैंने, क्लिक किया, ज्वाइन किया मैंने, और वो ऐड देखने के बाद जब मैंने रजिस्टर किया, फर्स्ट मीटिंग हुई मेरी, और आपने बताया कॉन्सेप्ट, आपने एक बात बताई मेरे को कि सलमान ये जो वर्कशॉप कर रहे हो ना आप, वेबिनार से 3 दिन का वर्कशॉप कर रहे हो, कितने दिन का करते हो? मैंने 4 वेबिनार लेते हो, फिर वर्कशॉप करते हो। बोले 4 वेबिनार लेते हो तो वेबिनार में जो लोग आते हैं 10-10 करके, 15-15 करके 50 लोग जमा करते हो। मैंने 50 जमा करते हैं, 50 के 50 तो नहीं बैठते हैं, मैंने 50 नहीं बैठते हैं, 50 अगर रजिस्टर हुए तो 40 बैठते हैं, बराबर है। 40 3 दिन नहीं बैठते, मैंने नहीं बैठते हैं। पहले दिन 40 आ रहे हैं, दूसरे दिन 35 आ रहे हैं, तीसरे दिन 30 आ रहे हैं, क्लोजिंग थर्ड डे मारते हो, मैं थर्ड डे मारता हूँ। कितने का वर्कशॉप? पहले 5,000 का है, 5 या 6,000 था उस टाइम पे। बोले 5,000 जिनसे तुम लोगों ने तुमने लिया, वो 50 के 50 लोग बैठ नहीं रहे, और अपसेलिंग तुम्हारी इसके बाद में होगी लेवल 3 में, और जब तुम पिच कर रहे हो तो ड्रॉप होकर आधे नंबर बन जा रहे हैं, तो तुम्हारा वहीं पे इसलिए लॉस हो रहा है, तो तुमको हाई टिकट में जाना है। वो एक आइडिया ने मेरी जिंदगी बदल दी। मतलब वर्कशॉप, आपने बोला वर्कशॉप लेने नहीं है, आपने उसके बाद पिच किया मुझे अमाउंट पे करने के लिए, 10,000 मैंने पे किया, और वो एक आइडिया ने मेरी जिंदगी बदल दी। मतलब वो एक आइडिया कि हाई टिकट में जाना है। उसके बाद कितना किया आपने?
अभी 4 दिन पहले भी कल मैं लोनावाला से मुंबई पहुंचा, मुंबई से मैं यहाँ पर आया हूँ। 4 दिन में मैंने 85 लाख का रेवेन्यू मतलब बिजनेस जनरेट किया है मैंने। भाई साहब, लोग सामने से आ रहे थे कि सलमान सर हमें L4 ज्वाइन करना है। L4 का कीमत है मेरा 7.5 लाख है। मैंने लिया उसमें तो कुछ लोगों, मैंने बोला आपको अभी नहीं लूँगा मैं, आप जयपुर के इवेंट में आओगे नवंबर में तब लूँगा। मैं सामने से मना करता हूँ, नहीं चाहिए मेरे को, इतना बिजनेस चल के आ रहा है मेरे पास। 4 दिन में 85 लाख के आसपास, 85 लाख, दैट इज इनसेन। और उससे पहले जब मैं आपसे इवेंट में मिला था आप 1 करोड़ क्रॉस कर चुके थे। राइट, और उससे पहले मैं माइनस में चल रहा था इस मॉडल में। मतलब हमारे 6 महीने के दौरान आप 2 करोड़ के आसपास पहुंचे। पता है, मैं बता नहीं सकता, मैं इतना खुश हूं ना कि जब मैं अपने क्लाइंट की सक्सेस स्टोरी देखता हूँ कि भाई 6 महीने के दौरान के अंदर 2 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट होता है। एंड सलमान भाई, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। और सबसे बड़ी चीज़ पता क्या है, इंडिया के सारे बड़े बड़े कोचेस हैं, आपको पता है कि कौन कौन कम्युनिटी में है, वो डरते हैं नाम बताने से कि हम धैर्य से सीख रहे हैं, ये कर रहे हैं। बट आप एकदम बिंदास बोलते हो भाई, हाँ धैर्य नहीं सिखाया, आप खुल के बोल देते हो। मुझे वो चीज़ आपकी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि मैं आपको ना वो दिखाऊंगा, एक DM करा हुआ एक बड़े कोच ने जो स्टेजेस पे रहता है कि धैर्य, मेरा नाम कहीं नहीं आना चाहिए, XYZ नहीं आना चाहिए, बट आई विल लर्न विथ यू। तो ये चीज़ मुझे आपकी बहुत अच्छी लगती है। और आपने जो बोला ना अपडेट, जी, वो अपडेट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे अभी आपको मैंने अपना विजन दिखाया बैकएंड का, हम क्या करने वाले हैं, क्या सोच रहे हैं, कैसे अपग्रेड करना है, और उसमें इन्वेस्टमेंट के लिए मैं भी नहीं डरता हूँ। राइट, बड़े बड़े प्रोग्राम हम भी अटेंड कर लेते हैं। थैंक यू सो मच भाई, आपने इतना बढ़िया करा। इससे मेरे करियर को भी बूस्ट मिलेगा, आपके करियर को तो बूस्ट मिला ही है, मुझे भी बहुत अच्छा बूस्ट मिलेगा। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है आपसे बात करके। आगे कंटिन्यू करते हैं भाई। जब आपने प्राइस इंक्रीज कर दिए, उसके बाद कोई चैलेंज फील हुआ आपको कि क्लाइंट आपसे आके बोल रहा नहीं आपके तो प्राइस ज़्यादा, ये फील हुआ आपको? नहीं, मैंने क्या किया था, जब हमारा फर्स्ट मीटिंग हुआ था, फर्स्ट 1-to-1 मीटिंग हुआ था, तो उस प्रोसेस को मैंने पूरा रिकॉर्ड कर रहा था मैं, इसको कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। वहाँ से मुझे साइंस पता चली कैसे क्लोज करना है। मेरे साथ जो चैलेंज आ रहा था ना, मैं ऑफलाइन पहले इवेंट करते थे, हम ऑफलाइन में बड़ा अमाउंट निकाल लेते थे, ऑनलाइन में बड़ा अमाउंट निकालना नहीं आता था। मेरा क्या सीन था, पहले 1-to-1 कर, मतलब वेबिनार करो, फिर 5,000 का प्रोग्राम लो, छोटा टिकट, 3 दिन में लोग रहेंगे तो रिलेशन बनेगा तो लोग आ जाएंगे, ये प्रोसेस। लेकिन इमीडिएट कैसे क्लोज करना है, रिलेशन बिल्ड करना है, क्या करना है, वो साइंस मुझे आपका जब 1-to-1 बैठा तो पता चला मुझे। और उस चीज़ को फिर मैंने मल्टीप्लाई करता गया, उसको इम्प्रूव करते गया मैं वहाँ से। तो वहाँ से ग्रोथ हुआ, और ये प्रॉफिटेबल मॉडल है। इस मॉडल में अगर आप 1 रुपये लगाते हैं तो आप ये मान के चलिए 5 से 7 रुपये बनना ही बनना है। तो 5x to 10x प्रॉफिटेबल मॉडल है, क्योंकि लीड वेस्ट नहीं हो रही है आपके यहाँ पर। करेक्ट। और इसमें ना एक डायरेक्ट रिस्पॉन्स वाला जो है ना, राइट, जो भी 5-7 रुपये पड़ रहा है, ये 10 के ऊपर ले जाएगा। और मैंने एक चीज नोटिस की है, जब आदमी कम पे करता है ना तो रिजल्ट नहीं आता है, और जब ज्यादा पे करता है रिजल्ट ज्यादा आता है उसको, क्योंकि कमिटमेंट लेवल बढ़ जाता है उसका। करेक्ट। तो जैसे मैंने भी ज्वाइन किया ना, उसमें टाइम कम है। हाँ, तो अब मुझे पता है कि मैंने यार इतने ½ करोड़ दे दिया मैंने। हाँ, तो इतना कम टाइम है, 6 महीने के अंदर करना है, तो मेरी फटी हुई है। मैं बहुत तेज़ी से पढ़ रहा हूँ, लिख रहा हूँ, मैं सारे डिस्ट्रैक्शन बंद कर दिए, कंटेंट बनाना बंद करो, सेल्स करना बंद करो, बस मैं इस पर ही फोकस करूँगा, यहीं पे काम करना। तो हाँ, डेफिनेटली कमिटमेंट बढ़ जाता है। और जैसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं तो संगत वैसी ही बनती है। सो अभी आपने अपनी कंपनी में, मतलब आप पहले इन बिजनेस ही काम कर रहे होंगे, टेकिंग केयर ऑफ माइंड मैनेजमेंट, सैलरी, ऑपरेशन एंड एवरीथिंग। अभी आपने बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेट कर दी है जी। तो क्या क्या चीज़ें हैं जो आपने ऑटोमेट कर दी है? हायरिंग मैं नहीं करता हूँ, कौन लोग कहाँ पे काम कर रहे हैं मुझे नहीं पता। अब मैं एक नया सिस्टम बना रहा हूँ कि बिना ऑफिस के काम होना चाहिए, तो रिमोटली काम होना चाहिए। आज हमने एक लड़की अपॉइंट की है, पूना में है, एक नागपुर में है, मेरा ऑफिस मुंबई में है, और उनको हमने लैपटॉप और मोबाइल दे दिया, वहाँ से वो ऑपरेट कर रहे हैं। मैं दावे से बोल सकता हूँ लोग ऑफिस में बैठ के वो काम नहीं करवा पा रहे हैं जो हम उनसे रिमोटली करवा रहे हैं। मेरा मॉर्निंग में मेडिटेशन सेशन होता है सुबह 7 बजे, 6 बजे से उठ के लड़कियाँ कॉल करती हैं मेरी, जो मुंबई में है और जो पूना नागपुर में भी है, वो लोग भी कॉल करती हैं। और साथ ही मेरा सेशन होता है रात के 9 बजे, तो 8 बजे से वो लोग कॉलिंग करती हैं लोगों को लाने के लिए, राइट। और उसके अलावा जो वर्किंग टाइम है उनका सुबह 10 से लेकर शाम का, वो तो है ही उनके साथ में। तो ये डेडिकेशन, ये कमिटमेंट, ये पागलपन, ये जुनून, ऐसी टीम हमने क्रिएट की है। तो ये क्योंकि टीम में हमें बहुत सारी चीज़ें पता है, तो टीम को हमने ऑटोमेट किया है। दूसरा, जो मेरा वेबिनार चलता है, जो लाइव वेबिनार होता है, लोग जो लेते हैं, ये पूरा वेबिनार मेरा रिकॉर्डेड चल रहा है मेरा ये। तो L1 का जो मेरा वेबिनार है, ये रिकॉर्डिंग चलती है, उसको मेरी टीम रन करती है, मैं होता नहीं हूँ, लोगों को लगता है वो हूँ मैं वहाँ पर। अभी मैं आपको बताता हूँ, मेरा 4 दिन का जब इवेंट था, तो संडे को इवेंट था हमारा और वेडनेसडे को भी था, संडे मंडे इस तरह का इवेंट था हमारा।
तो संडे के दिन जब मेरा वेबिनार इवेंट चल रहा था, संडे के दिन मेरा, मैं इवेंट में भी था और मैं वेबिनार में भी था, मैं 2 जगह प्रेजेंट था। और मैं मेरे लोगों को बोला था, मैंने दिखाया, लैपटॉप कनेक्ट करके दिखाया, बोले देखो मैं यहाँ पर, लोगों को लग रहा है शायद मैं यहाँ पे लाइव बैठा हूँ और आपको लग रहा है मैं यहाँ पे लाइव, मुझे नहीं पता मैं कहाँ पर लाइव हूँ, लेकिन मैं दोनों जगह लाइव चल रहा है, पूरा ऑटोमेट पे चल रहा है। तो यहाँ से सेल्स प्रोसेस ऑटोमेटेड, पूरा ऑटोमेट किया हुआ है हमने। फिर लोग 1-to-1 के लिए जब कॉल कर पेमेंट करके आते हैं तो फिर मेरी टीम फॉलोअप करती है। तो मैं पेमेंट के लिए फॉलोअप नहीं करता हूँ, मैं 1-to-1 के लिए अपॉइंटमेंट बुक नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ 2 ही काम करता हूँ। एक तो मैं ट्रेडिंग कंसल्टिंग करता हूँ, दूसरा मैं सेल्स के लिए बैठता हूँ कॉल पे, हाई टिकट के लिए, बाकी कुछ नहीं करता हूँ मैं। सेम, मैंने भी अपना ऐसा करा कि फिलहाल तो हम हाई टिकट में ही हैं, लो टिकट हमने बिल्कुल ही बंद कर दिए, अपने सारे डिलीट कर दिए हैं, एंड एक अल्ट्रा हाई टिकट निकाला है। अब मेरा काम है 80% सेल्स के पे रहना और 20% डिलीवरी का वो टीम देख लेती है। तो आई थिंक जितने भी बिजनेस ओनर हैं उनको 80% सेल्स पे ही होना चाहिए, धंधा तभी चलेगा, राइट। और 20% जो भी डेलीगेशन डिलीवरी है वो टीम को दे देना चाहिए कि वो सॉर्टेड रहे। एक और चीज़ मैं जानना चाहता हूँ भाई आपसे, आपको कब ऐसा फील हुआ कि मेरा बिजनेस अब नेक्स्ट लेवल पे आ गया? कब आपको ये रियलाइजेशन हुआ कि हाँ मैं अच्छा कर रहा हूँ, नेक्स्ट लेवल पे मैं कर रहा हूँ? मैं कर तो रहा था अच्छा, लेकिन अभी जो ट्रांसफॉर्मेशन भी लास्ट 6 महीने में जो आया है ना, ये माइंड ब्लोइंग, अनबिलीवेबल ट्रांसफॉर्मेशन है। ओके। और अब आगे जाएगा ये, और आगे जो मुझे दिखाई दे रहा है। आप बैक एंड में तो आ ही रहे हो, yes. ठीक है, मेरे वाले में मैं आई एम श्योर लीड का फ्लो जैसे हमने इंक्रीज कर दिया ना एक ही प्रोडक्ट के लिए, हाई टिकट के लिए, इट विल ब्लो एवरीथिंग। मैं कह रहा हूँ जो हाई टिकट में नहीं है ना, जो लो टिकट में वेबिनार वर्कशॉप, वो पैसा बना ही नहीं सकते, उनके लिए बड़ा मुश्किल है, चैलेंजिंग है ये चीज़ करना। भाई एक और चीज़ है, माइंडसेट में सबसे बड़ा शिफ्ट क्या आया आपका? मतलब पैराडाइम शिफ्ट हो गया आपके लिए कंप्लीटली? हाँ, कि पहले ऐसा सोचते थे तो बिल्कुल ऐसा हो गया कि ऐसा भी हो सकता है। पहले ये माइंडसेट था कि इमीडिएट बड़ा अमाउंट नहीं निकाल सकते, ये दिमाग बैठा था कि 2 दिन का वर्कशॉप लो, 3 दिन का वर्कशॉप तो ही पैसा निकलेगा, ऐसा निकलेगा ही नहीं, ये सोच ही नहीं थी। ये सोच बदली, और ये सोच बदली, मैं इसका क्रेडिट मैं आपको देना चाहूँगा। जो अगर मैं उस दिन रजिस्टर नहीं करता तो मुझे नहीं पता चलता, और मैंने पूरा प्रोग्राम देखा भी नहीं है। 1 आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। मैं वो लोगों को ही बोलता हूँ, मॉल में जब हम जाते हैं हर चीज़ नहीं खरीदते हैं, जो चीज़ काम की वो लेते हैं। करेक्ट। तो मेरे काम की चीज़ मिलके मैंने उठा ली वहाँ से। लोग प्रॉब्लम क्या करते हैं, सब चीज़ें देखते हैं लेकिन अपने काम की चीज़ नहीं देखते हैं। हर एक के लिए ना कोई काम की चीज़ हर जगह पे मिलती है, अपने को वही उठाना है। मेरे को वो आइडिया मिल गया, वो पिक कर लिया मैंने, हाइब्रिड मॉडल बनाया मैंने, चेंज किया उस मॉडल को, और ज़बरदस्त चल रहा है मेरा ये मॉडल। अमेजिंग भाई, अमेजिंग। पता है मैं पहले जब 2000 का कंसल्टेशन था मेरा इंस्टाग्राम का, तो मैंने सोचा यार 1 लाख का कोई मेरे से क्यों ही लेगा। वो पता हमारे दिमाग में बहुत बड़ा ब्लॉकेज था, यार कोई नहीं लेगा यार, 2000 से 1 लाख का 1.5 लाख का प्रोडक्ट बेचना, इट इज़ लाइक वेरी डिफिकल्ट। बट हिम्मत करी और अपने ऊपर भरोसा आया कि जो चीज़ मैं दे रहा हूँ उससे मुझे रिजल्ट मिल रहा है तो सामने वाले क्लाइंट को 100% मिल जाएगा। वो भरोसा आ गया ना, तो 1.5 लाख के प्रोडक्ट ऐसे बिकते चलेगा, अब तो बेचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, टीम ही बेच देती है अब तो। उसके बाद ना फिर लगा कि यार, मैं बात कर रहा था अपने पार्टनर से बैठ के, मैंने कहा बड़ा ट्रेनिंग प्रोग्राम निकाला है, 7 यूनिट बिकी है अभी तक, इसकी साइकोलॉजी पूरी अलग होगी। मैंने कहा कि जैसे 1.5 लाख का बिक रहा है वैसे नहीं बिकेगा। तो उसने मुझे बताया कि यार कुछ अलग तो करना पड़ेगा, सेम जो 1.5 लाख का बेच रहे हो वो तो दिखा के नहीं हो सकता, क्योंकि जो बंदा करोड़ों बना रहा है, करोड़ वाले लोग हैं, वो आपके पास तो आएंगे नहीं। आप उनको बोलोगे अच्छा चलो मैं आपको और पैसे बनाता हूँ, चल निकल यहाँ से। तो क्या फॉर्मो क्रिएट करना है साइकोलॉजिकल। मैं जब डीप गया ना तो मुझे कॉन्फिडेंस आ गया, आप आओगे मेरे पास, मैं 10 लाख रुपए महीने मैं आपको 100% पहुंचा दूंगा, जो प्रॉफिट खाली आपकी जेब में जाएगा टैक्स के साथ। जब भी कॉन्फिडेंस इनबिल्ट आ जाता है ना, अपने अंदर आ जाता है, तो फिर बेचने में कोई भी समस्या नहीं होती। बस ये अपने दिमाग का ही ब्लॉकेज है माइंडसेट के अंदर। अगर आपको वो क्लियर हो जाए, आप मानते हो उस बात को? मैं डेफिनेटली मानता हूँ, इसीलिए मैं बोलना चाहूँगा सारे लोगों को, कोचिंग कंसल्टिंग में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। जाओ लोगों के पास। मैं एवरी ईयर बजट बनाता हूँ, पैसा डालता हूँ मैं अपने ऊपर सेल्फ डेवलपमेंट में। मनी को रोटेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बिजनेस में तो सेल्फ डेवलपमेंट पे आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। हाँ, एवरी ईयर मैं इन्वेस्ट करता हूँ। वो मैंने देखा है भाई, आप बहुत फास्ट इम्प्लीमेंट करते हो, और जहाँ आपको लगता है कि ये करना चाहिए था वो भी करते हो, और आप ना इवन क्रेडिट्स देने में पीछे नहीं हटते हो। दैट इज़ द बेस्ट थिंग। और मेरा मानना है कि अगर आप ऐसे कमरे में बैठे हो जहाँ पर आप सबसे समझदार हो, आप सबसे टैलेंटेड हो, आप सबसे ज़्यादा पैसा बना रहे हो, कमरा चेंज करो। करेक्ट। वो चेंज नहीं करते हैं लोग। हाँ, अपने से आगे। इसीलिए जब आप जाते हैं, नेटवर्किंग करते हैं, सिर्फ प्रोग्राम में आते हैं, आपको आपसे बड़े बड़े लोग मिलते हैं, तब आपको मिलता है बहुत कुछ है करने के लिए, बहुत पीछे हैं। करेक्ट भाई। मैं सही बता रहा हूँ, वो इतनी शर्म आ रही है जिस कम्युनिटी में मैं गया हूँ ना, जो आपने बात बोली है,
एक तो टिकट साइज 50 लाख है, उसके बाद जब मैं किसी बंदे से पूछ रहा हूँ वो कह रहा है कि हमारा तो 3 मिलियन का बिजनेस है, मतलब 20-25 करोड़ का उनका महीने का बिजनेस है। मैं ऐसे साइड में होके चुपचाप बैठ गया। मैं इससे पूछ रहा हूँ कितने का आपका बिजनेस है, $5 मिलियन का। मैंने कहा यार इधर बैठ जाता हूँ। आप समझो, मतलब माइंडसेट ऐसा हिला दिया ना उन्होंने मेरा, क्या लग रहा है कि सबसे कम तो मैं ही कर रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन मुझे पता है एक दिन मैं चीता बन के निकलूंगा वहाँ से। सही। क्योंकि वहाँ पे बहुत सा एनवायरनमेंट वैसा है ना, वो जो कर रहा है कि वो हिम्मत मेरे अंदर भी आ गई। इसलिए इन्वेस्टिंग इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द माइंडसेट। एक और चीज़ भाई, आप बिजनेस की हेल्थ किस तरीके से चेक करते हो बेसिकली, कि आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, हेल्थ कैसे देखते हो बेसिकली बिजनेस की? कैश फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। कैश फ्लो देखना है आपको, प्रॉफिटेबिलिटी देखना है। अभी एक बिजनेस हमने देखा था, हम काम कर रहे थे, आरओ वाटर में डील करते थे लोग, और महाराष्ट्र के एक एरिया में काम कर रहे थे लोग, आई थिंक सांगली जैसा एरिया में था। तो गाड़ी जा रही है, सारी चीज़ें जा रही हैं, बिजनेस बोलते पैसे नहीं बन रहे हैं। मेरे ट्रेनिंग के पैसे लोन हमने कराया, लोन पे हो गया, उनके बाद में कुछ एक इंस्टॉलमेंट भर नहीं पा रहे हैं, मेहनत भी करा। मैंने कहा मेरा बिजनेस का पहले आपको इसको चेक करना पड़ेगा, इसका कैश फ्लो क्या है। और हमने चेक किया, बिजनेस माइनस में जा रहा था उनका। अच्छा। मैक्सिमम बिजनेस में रिपोर्टिंग कल्चर मिसिंग है। हमने रिपोर्टिंग कल्चर सेट किया, डेली सेल कितना आ रहा है, वीकली सेल कितना आ रहा है, एक्सपेंसेस कितना हो रहा है, हमारा नेट प्रॉफिट कितना हो रहा है, वो सारा जब हमने कैलकुलेट करना शुरू किया, एक ही चीज़ का हमने कैलकुलेट किया, हमें पता चला हमारा माइनस में जा रहा है। प्रोडक्ट का प्राइस हमारा 20 रुपये में जा रहा था, जो केन जो देते थे पानी की 20 रुपये में जा रही थी। क्या करना, मतलब एरिया चेंज करो, इसको बंद नहीं कर सके, मतलब बंद चलने दो, बंद मत करो, तुम निकलो वहाँ से। उसको निकाला हमने, मेन बंदा जो था, वो बंदा लातूर में गया, लातूर में 30 रुपये में जाने लगी कैन, सीधा 20 का 10 रुपये हो गया वहाँ पर, डिमांड बढ़ी वहाँ से। तो जो डूबता जहाज है वहाँ पर अगर बैठोगे तो डूब जाओगे तुम, चेंज करो। लेकिन लोगों को लगाव हो जाता है, उनके भाई को, उनके लोगों को लगा हो गया, नहीं हम इतने टाइम से काम कर रहे हैं, कैसे छोड़ दे भाई, माइनस में जा रहे हो तुम, वहाँ पर इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है। अब बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी में आ रहा है, कैश फ्लो दिखाई दे रहा है। अब हमने वही गाड़ी यहाँ पे घुमाना शुरू कर दिया, वहाँ धीरे धीरे कम कर रहे हैं, यहाँ पे लेकर आ रहे हैं। बहुत सी पार्टी को हमने खत्म कर दिया, वहाँ पे कैश में डील कर रहे हैं, वहाँ पर इंसेंटिव कल्चर सेट किया। वहाँ पर कैश फ्लो बहुत ज़रूरी है। एक हैदराबाद के साथ हम लोग काम कर रहे हैं रेस्टोरेंट में, इसका डेली का जो गल्ला है अगर हम चेक कर रहे हैं, 65,000 का एक्सपेंस है, हमारा क्लाइंट है हैदराबाद में, और कलेक्शन जो हो रहा है 50 के आसपास हो रहा है, 55 के आसपास, 55 या 50 के आसपास हो रहा है, मतलब 10,000 के आसपास कुछ लॉस हो रहा है इसका। मतलब भाई तू ला कहाँ से रहा है, ये कैसे मैनेज कर रहा है। हमने इन्वेंट्री पे काम करवाया, बहुत सारी चीज़ों पे काम करवाया, उससे पहले हमने कॉस्ट कटिंग पे काम कराया, तो SOPs बनाना शुरू किया हमने, उसका सारी बना के दी हमने। फिर उसका रेस्टोरेंट जो था ना ऊपर था, जब मैंने बोला वीडियो बना के दिखा कि भाई मुझे, तो साइड से सीढ़ी जाके ऊपर जाना है रेस्टोरेंट में। अब मैंने तेरा रेस्टोरेंट विजिबल ही नहीं है, 3-4 दुकानें मिला के तूने पूरा फ्लोर ले लिया है, लेकिन लोगों को दिखेगा नहीं तो आएगा कैसे। विजिबिलिटी पे काम कर, इन्फ्लुएंसर को लेकर आया, आपने फुटफॉल बढ़ाया उसका। तो डेटा नहीं आता है, बिना डेटा के लोग डिसीजन लेते हैं, तो एक तरह का जुआ खेल रहे हैं वहाँ पर, गट फीलिंग पे डिसीजन लेते हैं। तो डेटा बहुत ज़रूरी है, रिपोर्टिंग बहुत ज़रूरी है। करेक्ट। ऐसा कोई डिसीजन जिससे हम भी सीख सकें और ऑडियंस भी सीख सके, कि आपने अभी तक अपनी लाइफ में ऐसा कौन सा डिसीजन लिया जिससे आपको रिग्रेट हुआ हो? मैं भूल जाता हूँ चीज़ों को, मैं माफ़ कर देता हूँ अपने आप को। अच्छा। पकड़ के नहीं रखना है अपनी चीज़ों को, लेट गो करना आना चाहिए हमें। गॉट इट। हम पकड़ के रखते हैं तो डिप्रेशन में जाएंगे। अगर मैं रिग्रेट को पकड़ के रहूँगा तो मेरे आज मुंबई में अटल सेतु बनाए, रोज़ छलांगे मार रहे हैं लोग, कोई ना कोई ब्रिज से। CCD के ओनर को देखा हमने, बहुत से लोगों को देखा है हमने, बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ को देखा है हमने। हो गया, इट्स ए लाइफ, इट्स ए जर्नी, वी आर ह्यूमन बींग्स। होती चीज़ें गलत, भूल जाने का। मैंने देखा है रिलीजियस जो लोग होते हैं ना, मैं ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो जाएगा ज़्यादा रिलीजियस, और उसमें लोग बात कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है जो लोग बोलते हैं ना भगवान, खुदा, अल्लाह इसको मानते हैं, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम बहुत कम आती होगी। वो एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो बोलते हैं भगवान जो भी करेगा अच्छा करेगा, उसने जो भी किया रहेगा इसके लिए भी अच्छा है। मतलब बुरा होता है, उसने इससे कुछ अच्छा सोचा रहेगा, हमें नहीं पता। तो हर चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड करते हैं, मानते ही नहीं। अगर गलती माने गलत हो गया तो अच्छा नहीं होगा। जो माइंडसेट बोला आपने, आगे बढ़ना चाहिए लाइफ में। ठीक है भाई, बहुत सारे नए कोचेस आ रहे हैं मार्केट के अंदर, है ना? आप भी ट्रेन कर रहे हो, मैं भी ट्रेन कर रहा हूँ बहुत सारे लोगों को। आपको क्या लग रहा है उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक क्या है, गलती क्या है? लोग क्या कर रहे हैं, भेड़ चाल की तरह चल रहे हैं, एक दूसरे को कॉपी कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। लोग वैल्यू देने में फोकस नहीं कर रहे हैं। हर एक की एक USP है।
मेरी पर्सनैलिटी अलग है, मेरी यूएसपी अलग है, आपकी यूएसपी अलग है, मेरी स्टाइल अलग है, आपकी स्टाइल अलग है, सबका अलग अलग है, राइट। हमें स्ट्रेटजी, प्लान, आइडियाज लेना चाहिए। लोग आंख बंद करके कॉपी कर रहे हैं एक दूसरे को। प्रोडक्ट ढंग का नहीं है, क्या है, क्या वैल्यू दोगे। लोग कस्टमर के बारे में नहीं सोच रहे हैं, लोग अपने पैसे के बारे में सोच रहे हैं। करेक्ट करेक्ट। और जब आप सामने वाले को बारे में सोचोगे, सामने वाले की प्रॉब्लम सोचोगे, कौन सी तड़कती धड़कती प्रॉब्लम है इसकी अभी जो चल रहा है, जैसे तड़प रही है, वो बर्निंग डिजायर क्या है इसका, वो मेजर प्रॉब्लम क्या चल रही है, मेजर चैलेंज क्या चल रहा है, वो अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं। कुछ भी बना के ला रहा है, और वो प्रॉब्लम आपने अंडरस्टैंड कर ली। अब इसको मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, मैं इसकी कैसे मदद कर सकता हूँ, वो आपने आइडेंटिफाई कर लिया, सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। और ये बहुत कम हो रहा है, बेचना नहीं पड़ेगा। करेक्ट। अभी मैंने जो 4 दिन का प्रोग्राम लिया, मैंने पिच ही नहीं किया, मैंने बोला नहीं 15 मिनट है, 20 मिनट है, आ जाओ, मैंने नहीं बोला L4 में जाना है। सामने से लोग आ रहे थे, 4th डे में सर बोला कि सर मुझे बैठना है L4 में। बोला नहीं, आपको नहीं, अभी L4 में नहीं आना है, 90 डेज में और दे रहा हूँ, फ्री में पढ़ाऊंगा मैं, कैश फ्लो बढ़ाओ पहले अपना। L4 में तो लूंगा मैं तुम्हारे को, पहले कैश फ्लो। वो इंप्रेस हो गए, अब कैसे नहीं आएंगे वो मेरे साथ में। करेक्ट करेक्ट। पूरी टीम बैठी है उनके साथ काम करने की। मेरे पार्टिसिपेंट बोल रहे थे सर हम लोग लेकर आएंगे, हम खड़े इसके साथ कैश फ्लो बढ़ाने के लिए, हम सब मिलकर सपोर्ट करेंगे। भाई एक चीज़, इंडस्ट्री का जो मिथ है या जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती है और आपको चेंज करनी है, वो क्या चीज़ है? मैं दुनिया को नहीं बदल सकता, मेरा मानना ये है। मैं मेरे साइड से जो कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ वो करना है। मेरा मानना है कि इस दुनिया में बड़े बड़े संत, महात्मा, पैगंबर, ऋषि मुनि, बहुत सारे लोग आए, भगवान अवतार, बहुत सारे लोग आए, उनके आने के बाद भी दुनिया बदली नहीं है, तो मैं किस खेत की मेरी दुनिया बदलने जाऊँ। मुझे सिर्फ अपने आप को बदलना है, राइट। ना मुझे देश को बदलना है, मुझे दुनिया को बदलना है, मुझे सिर्फ अपने आप को बदलना है, और मेरे हिस्से में जितना एरिया है उसको बदलना है। तो मेरा मानना है, मेरा आसपास का जो टेरिटरी है, मेरी जो कंपनी है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पर सिस्टम प्रोसेस ठीक कर दूँ, इस ऑर्गेनाइजेशन को मैं बदल दूँ, इतना जो टेरिटरी है उसको बदल दूँ, सफल ट्रांसफॉर्मेशन जो कंपनी है, सफल परिवार जो हमारी कम्युनिटी, इन लोगों में परिवर्तन लेकर आ जाओ, दुनिया इनको देख के इंस्पायर हो जाएगी। देश बदलने के लिए मोदी जी बैठे हैं, वो उनका डिपार्टमेंट है, ये मेरे हिस्से का हिंदुस्तान है, तो मुझे मेरे हिस्से के हिंदुस्तान में काम करना है, जितनी टेरिटरी मेरी है। गॉट इट। भाई मैंने अभी इससे पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि जो नए कोचेज आ रहे हैं फेल क्यों हो रहे हैं या क्या गलती कर रहे हैं। आपने बिल्कुल सही बात बोली कि वो सिर्फ पैसा बनाने के लिए आ रहे हैं, और वो सबसे बड़ी गलती वही होती है। मैं देखा मोस्टली 80% लोग इसलिए फेल हो रहे हैं बिकॉज दे वांटेड टू मेक मनी। मैंने एक फ्रेमवर्क बनाया, मैंने कहा सबसे पहले ये सोचो कि उस क्लाइंट का आउटकम क्या है। मिलना तो छोड़ो कि उसे आप दोगे क्या, पढ़ाओगे क्या, वो सोचो उसका, वो आपके पास आ रहा है तो उसका आउटकम क्या है। यहाँ से चीज़ें सोचना स्टार्ट करो, और वो आउटकम कैसा आएगा फिर प्रोसेस बनाना स्टार्ट करो। और इस फ्रेमवर्क ने ना मतलब पूरी सोच ही बदल दी। अब उनको पता है कि उनकी वर्थ क्या है, वो कितना चार्ज करेंगे, क्या चीज़ करेंगे, कितने पानी में और कितने पानी में नहीं है। तो इससे एक और काफ़ी मदद मिली। सही बोल रहे हो आप कि उनको पैसे बनाने के चक्कर में रहता है ज़्यादा। आफ्टर कोचिंग आपका क्या प्लान है, मतलब आप क्या करना चाहोगे इसके बाद कि धैर्य हो गया है, अब मेरा कोचिंग से ऊपर लेवल हो गया है, या तो मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ या मुझे कुछ नेक्स्ट चीज़ करनी है, तो क्या है? मुझे एक चीज़ बहुत ट्रिगर करती है, मतलब लगता है कि जो हम लोग जाति, धर्म, प्रांत, भाषा के नाम पे एक दूसरे को मार रहे हैं, ये सब बंद होना चाहिए। वी ऑल आर ह्यूमंस, और एक ऐसी दुनिया बनाए जहाँ पे सब मिल के रहें, प्यार से रहें, ये सारे भेदभाव खत्म हो। हम सब नेचर के क्रिएचर हैं, नेचर ने हमें बनाया है, वो सूर्य का प्रकाश सबको मिल रहा है, भेदभाव नहीं कर रहा है। आज हम अपने ही देश में क्या कर रहे हैं कि इनसे नहीं बाई करना है, उनको ये नहीं करना है, इनको आपस में एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं, वो चीज़ खत्म होना चाहिए। प्यार, मोहब्बत मिलके, और जब हम वो करेंगे, एक ऐसी दुनिया बनाए, ये हम पूरे देश में नहीं कर सकते, लेकिन हम हमारी कम्युनिटी में कर सकते हैं, सफल परिवार में। सफल परिवार में हम एक चीज़ बोलते हैं उनको, जब एक एक्टिविटी कराते हैं उसमें नाम लिखाते हैं, नाम सब चीज़ करवाते हैं, नाम, नंबर, रिलीजन, बिजनेस, वो सारी चीज़ें पेपर पे लिखवाते हैं, शहर कौन सा है, पढ़ाई कितनी है, 3 वीकनेस 3 स्ट्रेंथ, और पेपर फाड़ के फेंकवाते हैं उनसे, उसको बोलते हैं फेंक दो अभी, अब तुम्हारी कोई आइडेंटिटी नहीं है इस 4 दिन में। वाह। और बोलते हैं कि उसमें एक डायलॉग बोलता हूँ मैं, एक गाने का डायलॉग है, अच्छा है अभी तक तेरा कुछ नाम नहीं है, तुझको किसी मजहब से कोई काम नहीं है, तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, तू सफल सुपरस्टार बनेगा। हम सबको सबकी मदद करनी है। मेरा नाम सलमान है, मेरी वाइफ का नाम सबा है, लेकिन मेरे बेटे का नाम जीत है। ये हिंदुस्तानी नाम है। लोग बोलते हैं ये नाम कैसा है, जीत खान है।
बढ़िया तो मैं पूरे देश को नहीं बदल सकता, मैं मेरे घर में परिवर्तन ला सकता हूँ। ये मेरे से हिंदुस्तान है। भाई आपके साथ ऐसा होता होगा ज़रूर, मतलब जैसे हिंदू मुस्लिम लोग बहुत ज़्यादा घुस जाते हैं इस चीज़ के अंदर, रिलीजन के ऊपर। अभी कभी कुछ ये फेस करा अपनी कम्युनिटी में, कभी कहीं कुछ भी फेस किया है? मेरे साथ पूरे हिंदुस्तान में घूमता मेरे को कभी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ। मेरा ये मानना है कि आपके अंदर जो है ना, आपको वही मिलेगा। आप खुद को बदल दो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है हिंदुस्तान में, कहीं कोई चीज़ें नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ होती है? अगर हम अंदर सोच रहे हैं, अब मैंने आपके दिमाग में एक इमेज बना ली है, तो आप कुछ भी कर रहे हैं, मुझे लगेगा आप मुझे भेदभाव कर रहे हैं, ऐसा दिख रहे हैं। मैं मानता ही नहीं उस चीज़ों को। बहुत बढ़िया देश है, आप बहुत पॉजिटिव आदमी हो। इससे बड़ा देश दुनिया में कोई हो नहीं सकता, जहाँ पर 125 करोड़ की आबादी है, इतनी सारी भाषाएं हैं, इतने सारे धर्म हैं, और हम फिर भी एक देश बन के रह रहे हैं। यूरोप में छोटे छोटे मुल्क हैं, गल्फ में अगर आप देखोगे अरबी लैंग्वेज बोलने वाले एक ही ज़बान है, एक ही कम्युनिटी के लोग हैं, उसके बाद भी वो एक देश नहीं है। हम लोग एक देश हैं। ये हमारा डीएनए है, ये हमारे रूट्स हैं। अमेजिंग भाई, अमेजिंग, रियली इंस्पायर्ड बाय यू। अभी आप इंडिया में बिजनेस कर रहे हो, कोई एक्सपेंशन का प्लान है कि इंटरनेशनल जाना है? हाँ, मुझे प्लान है। अब आप लोगों को देख के इंस्पायर हो रहा हूँ, दुबई में कैसे जाना है, आप जाओ, फिर पीछे पीछे आपके आते हैं, सीखेंगे, आपसे पूछेंगे। श्योर भाई। वैसे मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं बाहर के, स्विट्जरलैंड से हैं, यूएसए से हैं, बाद में इंग्लैंड से हैं क्लाइंट्स हैं, लेकिन इंटरनेशनल पे उस तरह से नहीं गए। अभी आप जाकर आएंगे तो पता चलेगा कैसे है। श्योर, पीछे पीछे आएंगे पर बिल्कुल। श्योर। मैं ना बात कर रहा था ईमान से जी। सो मैंने बोला कि यार द प्रॉब्लम इज़ कि अगर मैं हाई टिकट बेच रहा हूँ तो इंडिया में ज़्यादा बिक नहीं रहा है। उसने मेरे से एक बात बोली कि वी आर ऑल्सो फेसिंग द सेम इशू, पर उसका स्केल बहुत बड़ा है, उस सामने तो ये सब चीज़ें कभी नहीं बोलेगा। लेकिन उसने मेरे से एक चीज़ बताई, प्रॉब्लम तब खत्म होगी व्हेन यू विल गो इंटरनेशनल। उसने मेरे से क्लियर बोला, ब्रो गो इंटरनेशनल एंड दुबई इज़ द बेस्ट मार्केट, क्योंकि हर तीसरा बंदा वहाँ मिलेनियर है और वो अपने सपने पूरे करने जा रहे हैं या टैक्स बचाने जा रहे हैं। लोग दुबई में लोग वो जा रहे हैं जो बहुत परेशान है। मैं गवर्नमेंट के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहूँगा क्योंकि मेरे ऊपर भी कुछ क्लैश आ सकता है, तो इसलिए मैं इग्नोर ही करूँगा वो चीज़ डिस्कस करना। ठीक है भाई, आपका विजन क्या है कोचिंग इंडस्ट्री को लेके? कोचिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ा फ्यूचर है इंडिया में, जैसा मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि अवेयरनेस बढ़ रही है, बिजनेस ग्रो हो रहे हैं। पहले लोग समझते नहीं थे इसके बारे में, आज कंपनी समझ रही है। कॉर्पोरेट्स तो बजट बनाते थे ट्रेनिंग कंसल्टिंग के लिए, अब एसएमई सेगमेंट में भी इसका डिमांड आ रहा है। तो मुझे दिखाई दे रहा है बहुत बड़ा मार्केट है और इंडिया में कोचेस की बहुत कमी है। बहुत कमी है, बहुत कमी है। तो बहुत बड़ा वैक्यूम है और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है अच्छे कोचेस के लिए इंडस्ट्री में। एक वो चीज़ लगती है, मुझे नहीं लगता कि हाई टिकट में ज़्यादा लोग हैं, कुछ भी नहीं है, और मुझे तो लगता है कॉम्पिटिशन तो है ही नहीं, ब्लू ओशन पड़ा है पूरा। लेकिन लोग गलती वहाँ कर देते हैं जब वो पैसा बनाने के चक्कर में जाता है। राइट। अगर आप एक सामने वाला बंदा आ रहा हो किसी प्रॉब्लम के लिए आ रहा है, अगर आपने उसकी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, उससे रिजल्ट मिल गया, तो आप चैंपियन हो, आप ब्लू ओशन में ही खड़े हो, आपको बेचने की ज़रूरत ही नहीं है। भाई एक और चीज़ मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि मेरी जो लाइफ है ना, 2 किताबों ने बदली है। एक इकिगाई और वन थिंग, और एक और है सेल लाइक क्रेजी। 3 किताबें। आपको आज तक की सबसे पावरफुल किताबें कौन सी लगी हैं जिन्होंने आपकी लाइफ चेंज करी है? नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच। हाँ, पीछे रखी है। हाँ, बढ़िया है ना, बढ़िया है। तो ये लाइफ की टर्निंग पॉइंट थी मेरी। मैं इन चीज़ों को समझ रहा था, सीख रहा था, और चीज़ें आ रही थी सामने। कुछ इससे 1-2 प्रोग्राम देख रहा था मैं, पर्सनल डेवलपमेंट। तो मेरे सामने एक स्टेशन पे किताब दिखी, मैं घाटकोपर स्टेशन से आ रहा था मैं, और उसका नाम था जीत आपकी, पहली किताब थी मेरी। अच्छा। यू कैन विन। बड़ी बहुत अच्छी लगी, कहानी दिखाई दी मुझे, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं ट्रेन में देखा करता था किताब लोगों को पढ़ते हुए, और मेरा मानना था ये किताब शायद डायरेक्ट सेलिंग वाले को ही होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। वो बहुत अच्छी, शिव खेरा जी ने बहुत अच्छी किताब लिखी, बहुत अच्छा मोटिवेशन। लेकिन इसके बाद जब मैंने थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ी, उसका टाइटल ही इतना बढ़िया था, सोचिए और अमीर बनिए। हम सबको अमीर बनना था, सबको पैसे कमाने, राइट। तो टाइटल ने अट्रैक्ट किया, बुक पढ़ी, और बुक इतनी पावरफुल थी, माइंड चेंज हो गया उसके बाद से। मैनिफेस्टेशन के बारे में याद आया, थिंक एंड ग्रो रिच जब आपने पढ़ी तो उसमें है ही कि ऐसा सोचना है, आप रियलिस्टिक चीज़ कर रहे हो और वो चीज़ें हो जाती हैं। राइट। सो मैनिफेस्टेशन पे आप कितना बिलीव करते हो कि मैनिफेस्टेशन होता भी है कि ये सिर्फ फालतू की बात है कि सोचा और हो गया? क्या मानते हो आप इस चीज़ को? मैं मानता हूँ कि अगर आप के पास कुछ भी नहीं है और दुनिया को लग रहा है कुछ नहीं कर सकते हैं, किसी को विश्वास नहीं है,
लेकिन आपको अंदर से इतना स्ट्रांग विश्वास है कि नहीं मैं कर लूँगा, पूरी दुनिया झूठ हो जाएगी और आप कर दोगे वहाँ पर। और ये चीज़ें काम करती हैं। करेक्ट। मैं पैसा निकाल नहीं पा रहा था उस टाइम पे, क्योंकि मेरा उस टाइम पे माइंड सेट नहीं था, मुझे नहीं पता था वहाँ पर कैसे करना है। तो मैं मानता था नहीं पॉसिबल है, कैसे करेंगे, 2 दिन का लेना पड़ेगा। लेकिन आपसे बात करके एक झटके में मेरा माइंड सेट चेंज हो गया। हाँ, निकाल सकते हैं। क्यों आप निकाला ना मेरे को वहाँ से इमीडिएट। उसके बाद से ही मतलब मैंने आपका मॉडल लिया भी नहीं था, खाली टोकन अमाउंट 10,000 पे किया था शायद, उसके बाद में पूरा पे भी नहीं किया था आपका। उसके बाद से मेरा ट्रांसफॉर्मेशन चालू हो गया। माइंडसेट ही बदल जाता है। जितना आपका फीस है उससे ज़्यादा तो मैंने निकाल लिया, तो मैं फीस क्यों ना दूं मैं आपको, क्यों ना करूं मैं एज ए ग्रेटिट्यूड। मतलब वो एक आइडिया मेरी जिंदगी बदल दी वहां से। करेक्ट। तो माइंड सेट शिफ्ट जैसी हो जाएगा ना, उसके लिए 30 दिन मेडिटेशन करना, ये करना, कौन सी चीज़ आपके माइंड को ट्रांसफर कर दे पता नहीं चलता है। हमारी बातचीत हुई थी, कुछ आधा घंटा बातचीत हुई होगी, उस आधा घंटे की बातचीत में पूरा माइंड शिफ्ट हो गया मेरा वहाँ पर। भाई मैं जब एक प्रोग्राम था, जब मैंने 36 उसमें स्पेंड करा, वो अमाउंट शायद मेरे लिए बहुत बड़ा था उस टाइम पे। इतना बड़ा कुछ था ही नहीं इंडस्ट्री में। मैं बस वो पता नहीं कैसे हमने पैसे बना लिए थे, और वो सारे पैसे दाव पे डाल देना ना बड़ा मुश्किल था मेरे लिए। और उससे हमने इतना बना लिया है, 36 तो दिए हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि भाई 3-4 करोड़ तो हमने उससे बना लिया। और वो सेम चीज़, पता है वो चीज़ मुझे आप में दिखाई देती है बिल्कुल एकदम। यार सलमान भाई आए, हमने बात हुई, 6 महीने का रिलेशनशिप था, आया फट ये करा भाई, इवेंट कर दिया, इवेंट पे इतना निकाल दिया। एंड मैं देख के बहुत खुश, मेरी टीम बता रही है अरे भाई चलो, यहाँ पे क्लैपिंग हो रही थी कि सलमान भाई ने इतना कर दिया, ये कर दिया। हम बहुत खुश होते हैं, इस क्लाइंट का रिजल्ट आ गया, हम वो बजाते, बेल रखी है बाहर, अगर आप देखोगे तो हम बेल बजाते हैं सेल्स पे। तो हमारा कल्चर ये है कि अगर हमने सेल्स करी तो हम बेल बजा रहे हैं, हमारा क्लाइंट बहुत अच्छा कर रहा है तो हम यहाँ बेल बजाते हैं, पीछे मजा आता है। फिर इसलिए मैंने आपको वॉइस नोट भी भेजा था। मेरा मानना है कि आपकी तरक्की में 2 लोग खुश होते हैं, एक आपके फादर, आपके वालिद साहब, आपके पिताजी। मतलब बच्चा अगर आगे जाएगा तो बाप का दिल सीना चौड़ा होता है। और दूसरा आपका मेंटर, कोच, जब उसका स्टूडेंट आगे जाता है, कोच को फील होता है यार, प्राउड फील होता है, छाती चौड़ी जाती है यार, प्राउड होता है यार, अपना बंदा है यार ये। अमेजिंग भाई, आई वॉज सो हैप्पी एट दैट टाइम। आप पर्सनल ब्रांड को किस तरीके से देख के चलते हो कि एक तो हो गया लोग बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन पर्सनल ब्रांड क्यों बनाना इंपॉर्टेंट है आपके हिसाब से? मैं अगर बात करूं, जितने बड़े बड़े लेजेंड्स कंपनीज की बात करें, चाहे वो अडानीज हो गए, अंबानीज हो गए, विप्रो हो गए, तो मेरा मानना है अजीम प्रेमजी इज बिगर ब्रांड देन विप्रो, नारायण मूर्ति इज बिगर ब्रांड देन इन्फोसिस, करेक्ट। मुकेश अंबानी इज बिगर ब्रांड देन अंबानी, रिलायंस, राइट। तो आपको ब्रांड बनना पड़ेगा। आपको लोगों को लगता है शादी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कितना खर्चे हो रहा है, भाई ब्रांड बिल्डिंग दिखता है वो आदमी क्या कर रहा है, राइट। अब ये सुधा मूर्ति जी अगर कपिल शो में जा रही है या इस तरह की जगह पर जा रही है, लोग, उनको क्या जरूरत है, हमने थोड़ी इन्फोसिस के प्रोडक्ट यूज़ किया है, राइट। लेकिन शेयर मार्केट, ट्रस्ट, वो सब बढ़ता है वहाँ पर। करेक्ट भाई हम एंटरप्रेन्योर्स है, सोते सोते भी हमारा दिमाग चलता है ना। सोच रहे हैं आज सुबह उठ के ये करना है, जल्दी से सुबह हो जाए तो काम पे बैठ जाए, दिमाग तो ऐसे ही काम करता है। जब आपका बर्नआउट होता है, आप क्या करते हो उस टाइम पे? मैं काम का तो लोड नहीं लेता हूँ मैं ज़्यादा, क्योंकि मेरा काम मैं करता ही नहीं हूँ, मेरी टीम काम कर रही है, तो मैं ऑटो पायलट मोड पे ही है मेरा बिजनेस। जो बता रहा हूँ ऑलरेडी मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। क्राइसिस आते हैं, बिजनेस हमारा हमेशा ऊपर नहीं जाता है, ऊपर जाता है फिर नीचे आता ही है, फिर ऊपर जाएगा, कभी स्ट्रेट लाइन नहीं है, वो ऊपर जाएगा नीचे आएगा। जैसे वो चलता है ना ECG कराते हैं हार्ट का, ऊपर नीचे, तो जिंदा स्ट्रेट लाइन आ गया मतलब मर गया आप। तो ऊपर जाता है फिर नीचे भी आता है, फिर ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, ये नेचुरल चीज़ें हैं। क्राइसिस जब आते हैं तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, वहाँ पर पैसा अटक गया, कुछ हो गया, वो टाइम पे मैं गाना सुनता हूँ, क्राइसिस से बाहर निकलेंगे, क्योंकि माइंड को शिफ्ट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि प्रॉब्लम को अगर हम लंबे टाइम पे करेंगे, प्रॉब्लम और मल्टीप्लाई होगी, तो फोकस हटाना बहुत ज़रूरी है। कौन सा गाना सुनते हो? गाना के कुछ बोल इस तरह से हैं, रात भर का है मेहमा अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, रात जितनी भी संगीन होगी सुबह उतनी रंगीन होगी। मतलब ये टफ टाइम है, ये जो रात है ये टेम्पररी है, सुबह आने वाली है, ये दिन छटने वाले हैं, बहुत कम टाइम है ये। गम न कर गर है बादल घनेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। तो हर रात के बाद सुबह आएगी, ये टाइम चला जाएगा, तो अंदर से पॉजिटिव एनर्जी आती है, फिर आइडियाज आते हैं, अब इसको ऐसा कर लेंगे। जब भी मेरे क्राइसिस आए, मैंने नोटिस किया है, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं चला जाता हूँ नीचे, मेरा पोडियम है जहाँ पे मैं रहता हूँ,
बहुत बड़ा पोडियम है 3rd फ्लोर पे, और मैं वॉक करना शुरू कर देता हूँ अकेले में, अपने आप में। मी टाइम बोलते हैं ना, अपने आप से बात करना। तो जब मैं चलता हूँ तो ऑटोमेटिक आइडियाज आना शुरू होते हैं मेरे दिमाग में, और चीज़ आना शुरू होती है, रास्ते दिखाई देना शुरू होते हैं, ये करना है। और ये हमेशा देखा है मैंने, और जब भी मैंने उस पर एक्शन लिया है उसमें रिजल्ट मिला है मुझे। लेकिन ये निकलते नहीं, मी टाइम हम निकालते नहीं है, ये बहुत कम लोग निकालते हैं। जब तक फटके नहीं पड़ते, 2-4 फटके एकदम लाइन से पड़ेंगे नहीं, जब ग्राउंड नीचे आते हो तब आपको याद आता है। तो एक कॉन्सेप्ट है, इसमें बोला जाता है बीइंग विद योर सेल्फ डे, बीइंग BWY डे। ये लेना बहुत जरूरी है महीने में एक बार, कि अपने आप से मिलो एक दिन। ये हम मिलते नहीं है। अकेले में जाओ, गैजेट वगैरह सब छोड़ के जाओ, मोबाइल वगैरह सब छोड़ के जाओ, और अकेले में जाओ एकांत में, फिर देखो तुम्हारे अंदर से क्या ज्वालामुखी निकल के आएगा। रोगे, बैठ के चिल्लाओगे, चीज़ें निकल के आएंगी, सारी चीज़ें तुम्हारे पास, सब हर चीज़ का जवाब हमारे अंदर ही है। भाई आपने बहुत ब्यूटीफुल बात बताई, सफल परिवार आपने बनाया, एंड आपका जैसे फर्स्ट रिलेशन था, अब आप दूसरे रिलेशन में हो। थोड़ा सा बताना चाहोगे कि ये वाला रिलेशन आपका कैसा है? आप एक परिवार को किस तरीके से देखते हो, वाइफ को किस तरीके से देखते हो, क्यों, क्या है एक बारी? तो परिवार पे मैं ध्यान इतना नहीं दे पाता हूँ, वो लोग मेरे लिए बहुत करते हैं बेचारे, तो उनसे मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा और ग्रेटिट्यूड करूँगा कि बहुत करते हैं। मैं काम में थोड़ा ज़्यादा देखता हूँ मैं ज़रा। अच्छा, हेल्थ पे भी थोड़ा कम, हेल्थ पे ध्यान देना पड़ेगा, तो मुझे हेल्थ और रिलेशनशिप कोच की शायद ज़रूरत पड़ेगी मुझे। हम हर चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हो सकते। राइट, मैं ना पॉडकास्ट के बारे में आपसे बात करूँगा इस बारे में। यस, मैंने अपने आप को इतना टफ चैलेंज दिया ना, मैंने इस इवेंट में बोला था कि क्या कोई अपनी शर्ट ऊपर उतार के दिखा सकता है? मैंने क्यों बोला था? क्योंकि मैं नहीं दिखा सकता था उस टाइम पे, मेरे पैर में चोट थी, मेरी फिटनेस पूरी ख़त्म हो चुकी थी। अब आई एम फाइन। मैं अपने आप को इतने प्रेशर में डाल के चीज़ें करा रहा हूँ ना, मतलब जितना टॉर्चर हो सकता है अपने आप को, लेकिन जब मैं 3 महीने बाद मिलूँगा आई विल बी इन शेप। एंड वही चीज़ मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, आपसे चाहता हूँ कि आप भी फिटनेस की तरफ एक रुझान डालें जी। उससे भाई सारी चीज़ें चेंज हो जाती है, बदल जाती है, एनर्जी, सोचने का तरीका। अब मैं सोच रहा हूँ ना, मुझे उसके जैसे बनना है जो मैं वीडियो दिखा रहा था आपको, तो उसके लिए मुझे कितना एफर्ट डालना पड़ेगा, अपने कपड़ों से लेके जूतों तक, जूतों से लेके दिमाग तक, हर चीज़ में दिमाग डालना पड़ेगा। भाई आप कितने स्पिरिचुअल हो? आप स्पिरिचुअलिटी को मानते हो? हाँ, मैं मानता हूँ स्पिरिचुअलिटी को, क्या अध्यात्म को मानता हूँ मैं, मेडिटेशन वगैरह को बिलीव करता हूँ मैं, और ये ज़रूरी है। तो हमारा सुबह में सेशन चलता है मंडे टू फ्राइडे, सुबह 7 से 8 चलता है, जिसमें सफल परिवार के सारे लोग आते हैं और ध्यान लगाते हैं, मेडिटेशन करते हैं। ओके, आप भी मेडिटेशन करते हो? मैं करता हूँ। ठीक है भाई, मुझे आपसे बात करके बहुत मज़ा आया, एंड बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हमने डिस्कशन करा। कोई आखिरी नोट आप हमारी ऑडियंस को देना चाहते हो? क्योंकि मैं आपको दोबारा बुलाने वाला हूँ जी 2.0 में। मैं चाहता हूँ कि ऑडियंस नीचे कमेंट कर दे, अगर कोई क्वेश्चन मेरे से छूटे हैं तो नीचे कमेंट कर दे, जो भी आपको पूछना है, तो तभी भी हमारा नेक्स्ट पॉडकास्ट होगा। तो 2.0 और जो भी आपका आगे क्वेश्चन होगा वो पूछ लेना, फिर सलमान भाई से हम दोबारा बुला के क्वेश्चन आंसर करेंगे। आखिरी नोट भाई आप कुछ देना चाहते हो? मैं बोलना चाहूँगा, अपने बिजनेस को ग्रो करो, पैसा बनाओ, पैसे से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं है। पैसा है तो सब कुछ मिल जाएगा आपको। अच्छे स्टाफ को हायर करना है, टैलेंटेड स्टाफ को लाना है, तो उसके लिए भी पैसा चाहिए। घर वालों को टाइम नहीं दे पा रहे हो, लेकिन घर वालों को अगर टाइम दोगे और 7 दिन अगर घर में खाना नहीं दोगे, तुम्हारे रिलेशन खराब हो जाएंगे। तो रिलेशन को मजबूत करने के लिए तुम्हें पैसा चाहिए, घर चलाने के लिए पैसा चाहिए। तो तुम्हारा स्टाफ चाहता है तुम पैसा बनाओ, तुम्हारे परिवार वाले चाहते हैं तुम पैसा बनाओ, और अपने आसपास इस समाज को अगर बेटर करना है, उसके लिए भी हमें पैसा चाहिए कंट्रीब्यूट करने के लिए। और भारत सरकार भी चाहती है हम पैसा बनाएं। खर्च करेंगे तो टैक्स के नाम पे गवर्नमेंट को जाएगा, और भगवान भी चाहता है कि कुदरत में कुछ बेहतर हो। तो हर एक कोई चाहता है पैसा बनाओ, तो आप क्यों नहीं चाहते? तो हम सबको पैसा बनाना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए सीखना पड़ेगा। अमेजिंग भाई, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, एंड थैंक यू सो मच। आप मुंबई से फ्लाई करके आए इतने शॉर्ट नोटिस पे। दोबारा मिलके भी आपके साथ और मज़ा आएगा। लुकिंग फॉरवर्ड। थैंक यू सो मच भाई। सो थैंक यू सो मच डीडी भाई, आपने बुलाया और अपने फोरम पे। सो बहुत बहुत धन्यवाद, और आपकी ऑडियंस को इससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, और थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई। आई होप आपको इस पॉडकास्ट से काफ़ी सारी वैल्यू मिली होगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपका कोई क्वेश्चन रह गया है तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। हमने एक और पॉडकास्ट रिलीज़ करा है जिसके अंदर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है कि आपको अपने बिजनेस को 0 से लेके मल्टीपल करोड़ तक कैसे पहुंचाना है। अगर आपको जानना और सीखना है तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हो।